जम्मू और कश्मीर राजौरी सेक्टर नियंत्रण रेखा LOC से सटा हुआ। इस जगह की हवा बाकी इलाकों से ज्यादा भारी और नम थी। झिंगुरों की तीखी आवाज रेजिमेंटल कमांडर के दफ्तर की खिड़कियों से टकरा रही थी, लेकिन कमरे के अंदर की हवा बर से भी ज्यादा ठंडी थी। एमिली सोए पर बेढंगे तरिये से बैठे सिगरेट का धुआं उखा रहा 25वीं इन्फेंट्री डिवीजन के अधीन एक रेजिमेंट का कमांडर कर्नल विक्रम सिंह राठौर था। उसके सामने अपनी सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले हवलदार रमेश कुमार घुटनों के बल बैठा कांप रहा था। विक्रम ने मेज पर रखे कागजों के लिघाहे को उठाया और रमेश के चेहरे की तरफ फेंक दिया। कागजों का ढेर बेजान होकर भोश पर बिखर गया। अबे भोसी के सिर, रगा खाकर बिना पैसे लिए घर जाएगा क्या? विक्रम के मुंह से निकला पहला वाक्य एक अंजर की तरह रमेश के दिल में चुभ गया। रमेश ने होंठ भींचते हुए फर्श पर बिखरे कागजों को उठाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम के चमकते हुए कॉम्बैट बूट ने रमेश के हाथ के पंजे को कुचल दिया। आह, दर्द हो रहा है? मेरा दिल तुझसे ज्यादा दुख रहा है मादरचोद। मैंने तुझे कितना माना था और तूने मेरी ही पीठ में छुरा घोंपा। मिलिट्री पुलिस CMP में शिकायत करके क्या लगा? मैं वर्दी उतार दूंगा। विक्रम ने एक घिनौनी हंसी हंसते हुए अपने बूट पर और ओढ़ दिया। रमेश के हाथ की चम्ही छिल गई और ऊन रिसने लगा। सर, मैंने तो सिर नियमों के मुताबिक अपने ओवरटाइम भत्ते के लिए आवेदन किया था। पिछले 2 सालों में एक बार भी नहीं मिला। मुझे लगा यह अन्याय है। अन्याय? नियम? विक्रम ऐसे हंसा मानो उसका दिमाग आब हो गया हो। उसने एशट्रे में सिगरेट को बेरहमी से बुझाया। अबे, ये औज है। समाज के कानून यहां नहीं, गेट के बाहर जाकर चलाना। मेरी यूनिट में मैं ही कानून हूं और मैं ही नियम। तूने जो CMP में अर्री दी है, तुझे क्या लगता है वो सबसे पहले किसके हाथ में आई होगी? CMP का कमांडर और मैं कल रात ही राजौरी शहर में स्कॉच पीकर आए हैं। विक्रम ने अपनी मेज की दराज से एक और दस्तावेज निकाला और उसे हिलाया। यह एक अनुशासनात्मक कार्रवाई का नोटिस था। आचरण उल्लंघन, वरिष्ठ अधिकारी का अपमान, आदेश की अवहेलना। इतने से तेरी डिसऑनरेबल रिटायरमेंट पक्की है। पेंशन और ग्रेच्युटी का तो सपना भी मत देख। गाली हाथ बाहर निकलकर जिंदगी भर सर्विस रिकॉर्ड पर लगे काले धब्बे के साथ जीना चाहता है तो कोशिश करके देख ले। रमेश की आंखों से आंसू टपकर उसकी वर्दी की पैंट को भिगो रहे थे। घर की आर्थिक स्थिति राब थी और उसे औज की नौकरी से जमा किए पैसों से अपनी मां का इलाज करवाना था। उसके लिए गाली हाथ जाना मौत की सा के बराबर था। विक्रम उसकी इस कमोरी को सबसे बेहतर जानता था। वह एक शिकारी की तरह अपने शिकार से खेलते हुए आगे झुका और फुसफुसाया, तो चल अच्छे से बात करते हैं। एक बयान लिख कि तूने नशे में बकवास की थी, दोबारा लिख। और अब तक का जो बकाया भत्ता है उसे रेजिमेंटल वेलफेयर फंड में दान करने के काग पर दस्तखत कर, तो मैं तुझे पूरी इज्जत के साथ रिटायरमेंट दे दूंगा। कोई और रास्ता नहीं था। रमेश ने कांपते हाथों से विक्रम का दिया हुआ पेन पकड़ा, अपनी आत्मा को बेचते हुए अपने मातहत को दस्तखत करते। देख, विक्रम ने संतुष्टि से होठों पर जीभ फेरी। यही उसका अपनी यूनिट को चलाने का तरीका था। डर, फुसलाना और पूरी तरह से शोषण। राजौरी का राजा वही था। कम से कम आज तक तो यही था। उसी समय नेशनल हाईवे 44 पर उत्तर की ओर एक काली सेडान तेजी से जा रही थी। उसकी नंबर प्लेट पर एक लाल प्लेट पर चमकता हुआ एक सितारा लगा हुआ था। पिछली सीट पर बैठी महिला बाहर घुरते राजौरी के नहारों को बेपरवाही से देख रही थी। वह थी ब्रिगेडियर मीरा सिंह, भारतीय सेना के इतिहास में सबसे कम उम्र की महिला जनरल और पैरा स्पेशल ओर से आई एक अद्वितीय पृष्ठभूमि वाली अक्सर। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखते हुए धीरे से पूछा, मैम, डिवीजन हेडक्वार्टर पहुंचने में लगभग 10 मिनट लगेंगे। क्या आप सीधे डिविजनल कमांडर को रिपोर्ट करने जाएंगी? मीरा ने अपनी नहरें खिड़की से हटाए बिना छोटा सा जवाब दिया, नहीं, डिविजनल कमांडर से कल मिलना तय हुआ है। गाई मो, यस मैम। तो हम कहां जा रहे हैं? मैम, 3री रेजिमेंट। ड्राइवर की आंखें हैरानी से फैल गईं। नियुक्ति के पहले दिन डिवीजन हेडक्वार्टर या अपनी ब्रिगेड में न जाकर सीधे एक अधीनस्थ रेजिमेंट में जाना एक असामान्य बात थी। और तो और 3री रेजिमेंट वह जगह थी जहां बदनाम कर्नल विक्रम सिंह राठौर तैनात था। बस थोड़ी जान पहचान कर लेनी चाहिए, आगे चलकर मुलाकातें तो होती रहेंगी। मीरा की आवाज सूखी थी, लेकिन उसमें छिपी ठंडक से ड्राइवर ने सूखा थूक निगला।
उसने अपनी गोद में रखे टैबलेट पीसी को ऑन किया। स्क्रीन पर कर्नल विक्रम सिंह राठौर का बायोडाटा और उसके अलावा अब तक चुपचाप इकट्ठा की गई भ्रष्टाचार की ऊबिया रिपोर्टें भरी हुई थीं। असरों के लगातार इस्तीहे, सैनिकों की संदिग्ध दुर्घटनाएं और यूनिट के हंड का अपारदर्शी हिसाब किताब। मीरा की आंखें सिकुड़ गईं। उसने वैसी ही गहरी सांस ली जैसी वह पैरा एसएफ में आतंकवादियों को ढेर करने से पहले लेती थी। इस ऑपरेशन का मकसद दुश्मन के दिल पर हमला करना नहीं था, बल्कि दुश्मन के सबसे गहरे हिस्से में घुसकर उसे अंदर से ढहने पर मजबूर करना था। सुन रहे हो? जी मैम। अब से मेरे बात करने का तरीका, मेरा व्यवहार, मेरे चेहरे का हर भाव, सब कुछ ध्यान से देखना। इतना कि तुम उद भूल जाओ कि मैं कौन हूं। उसने शीशे में देखकर अपने होठों के कोनों को हल्का सा ऊपर उठाया। न्यायप्रिय और मजबूत इरादों वाली ब्रिगेडियर मीरा सिंह का चेहरा आयब हो चुका था और शीशे में एक अनजान औरत थी जिसकी आंखों में सफलता और महत्वाकांक्षा की भूखी लालची चमक थी। विक्रम के रेजिमेंटल कमांडर के दफ्तर का दरवाजा बेतहाशा खुला। एक सहायक घबराया हुआ अंदर भागा। सर, अभी गेट पर। अबे गधे, तमी भूल गया, नॉक किए बिना घुस आया। गेट पर क्या कोई जासूस आ गया है? विक्रम ने मैम पर पैर रखे हुए लापरवाही से पूछा। ब्रिगेडियर, मैम आई हैं, आर्टिलरी ब्रिगेड की नई कमांडर। क्या आर्टिलरी ब्रिगेडियर? वो नई औरत जो आने वाली थी? विक्रम ने अपनी भौहें सिकोई। ब्रिगेडियर यानी एक जनरल, उससे रैंक में भाई। लेकिन विक्रम ने नाक चढ़ाई। ईमा से आए और एलीट कोर्स करने वाले उसके जैसे अफसर के लिए किसी स्पेशल ओरसे से आई औरत का जनरल बनना ही उसे पसंद नहीं आ रहा था। आने दो उसे, एक कप चाय पिलाते हैं। औरत है, ऊपर से इतनी तर्रार की स्टार भी लगा लिया, वही घमंडी होगी। विक्रम ने अनिच्छा से उठकर अपनी वर्दी ठीक की, लेकिन उसने अपना घमंडी रवैया नहीं छोड़ा। जनरल ही सही, अभी अभी प्रमोट हुई नौसिखिया थी। इस जगह के तौर तरीरे वह उससे बेहतर जानता था। यह उसका अहंकार था। कुछ देर बाद गलियारे में भारी बूटों की आवाज गूंजी और फिर दफ्तर के अंदर मीरा सिंह ने दम रखा। कक स्त्री की हुई वर्दी, क्री और कंधे पर चमकता एक सितारा। लेकिन विक्रम को जो चीज हैरान कर गई वह उसका रूप या रैंक नहीं था, वह था उसका अंदर आते ही बोला गया पहला वाक्य। तो यह है वो मशहूर 3री रेजिमेंट के कमांडर का दफ्तर, खुशबू अच्छी है। मीरा ने अपनी नाक सिकोई। कमरे में भरे सिगरेट के धुएं को अंदर खींचते हुए वह रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराई। एक कामयाब मर्द की महक। विक्रम एक पल के लिए चौंक गया। सिगरेट और अकेलेपन की इस गंध से आम महिला अक्सर नफरत करती और यह इसे कामयाबी बता रही थी। वह हक्का बक्का खा रहा और फिर देर से सैल्यूट किया। जय हिंद मैम। कर्नल विक्रम सिंह राठौर रिपोर्टिंग। मीरा ने धीरे धीरे जवाब में सैल्यूट किया। जय हिंद ब्रिगेडियर मीरा सिंह, बैठिए। कर्नल राठौर। वह मालिक विक्रम से भी ज्यादा सहजता से सोए की मुख्य सीट पर बैठ गई और फिर पैर पर पैर रखकर विक्रम को ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। आपके बारे में बहुत सुना है, 25वीं डिवीजन में सबसे अच्छा काम करने वाले और सबसे दबंग अफसर। अरे मैम, यह तो आपकी मेहरबानी है, बस लड़कों को थोड़ा साथी से ट्रेनिंग देता हूं। विक्रम मीरा के इरादों को भांपने की कोशिश कर रहा था। पैरा सीएफ से होने के कारण उसने सोचा था कि वह एक सख्त नियमों की पाबंद होगी, लेकिन माहौल कुछ और था। साथी, बहुत अच्छा, आजकल औज बहुत नरम हो गई है। सैनिकों के अधिकार ये वो करके सिर पर चढ़ा लिया है तो वे और सिर पर चढ़ते हैं। मीरा की बात पर विक्रम की आंखें चमक उठीं। यह वही बात थी जो वह हमेशा कहता रहता था। आप तो सब समझती हैं मैम। बिल्कुल सही, औज को औज की तरह ही होना चाहिए। मार ही दवा है और डर ही अनुशासन है, कि नहीं? विक्रम ने उत्साह से हामी भरी तो मीरा आगे झुककर धीमी रहस्यमयी आवाज में फुसफुसाई। बिल्कुल, लेकिन कर्नल राठौर, क्या आप जानते हैं कि मैं यहां असल में क्यों आई हूं? जी, आपकी पोस्टिंग हुई है इसीलिए। मीरा ने सिर हिलाते हुए एक ठंडी मुस्कान दी। बिल्कुल नहीं, मुझे भी अब एक सितारा मिल गया है और मैं यहीं रुकने वाली नहीं हूं। ऊपर जाने के लिए नतीजे दिखाने पड़ते हैं, लेकिन ईमानदारी से काम करके कब कोई 2 स्टार 3 स्टार बनता है ना? उसने विक्रम की आंखों में सीधे देखा। यह किसी शिकारी की आंखें नहीं थीं जो अपने शिकार को देख रहा हो, बल्कि एक लगबग्घे की आंखें थीं जो अपने जैसे ही सहुआ मांस खोजने वाले साथी को ढूंढ रहा हो।
कम से कम विक्रम को तो ऐसा ही लगा। मुझे आप जैसे आबिल और किसी भी हद तक जा सकने वाले अक्सर की जरूरत है। क्या आप मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे? विक्रम के होठों पर एक घिनौनी मुस्कान फैल गई। उसने अपनी सतर्कता को परे किया और कुर्सी पर आराम से टिक गया। यह तो अपनी ही बिरादरी की निकली एक समझदार औरत आई थी। हाँ ब्रिगेडियर मैम, आज शाम का वक्त आली रखिएगा। मैं आपको राजौरी की सबसे बेहतरीन जगह पर ले चलूंगा। मीरा मुस्कुरा रही थी, लेकिन मैं के नीचे उसकी मुट्ठी सजेद पड़ चुकी थी। उस शाम राजौरी शहर के एक इलाके में रंगीन नियॉन साइन चमक रहे थे। विक्रम उसे एक ऐसी जगह ले गया जो एक बिना साइन बोर्ड वाली पुरानी सी दिखने वाली बेसमेंट की शराब की दुकान थी, लेकिन अंदर से यह जगह बाहर के बिल्कुल उलट शानदार कमरों से भरी हुई थी। यह मेरा अड्डा है मैम, आम लोग यहां घुस भी नहीं सकते और हम लोग आपस में पूरी गोपनीयता के साथ अपना तनाव दूर करते हैं। विक्रम ने जाने पहचाने अंदाज में वेटर को बुलाया और स्कॉच का ऑर्डर दिया। मीरा ने कमरे का जायजा लेते हुए सहजता से अपनी जगह ली। गोपनीयता, यह मुझे पसंद आया। कुछ दौर जाम चलने के बाद जब विक्रम का चेहरा भुने हुए शकरकंद की तरह लाल हो गया, तब वह मीरा का दिया हुआ जाम घटकते हुए लखघाती हुबान में बोलने लगा। मैम, सच कहूं तो आप जानती हैं कि मैं इस बार प्रमोशन बोर्ड के लिए जा रहा हूं। अगर इस बार मुझे स्टार नहीं मिला तो मुझे वर्दी उतारनी पड़ेगी, और अगर मैंने वर्दी उतारी तो मैं अफसोस से मर जाऊंगा। आबिल इंसान को ही स्टार मिलना चाहिए। दित्त क्या है? मीरा के उकसाने पर विक्रम ने मैं पर और से हाथ मारा। पैसा, पैसा ही दित्त है मैम। ऊपर वालों की जेब गर्म करने के लिए माल चाहिए, और हम तनवाह वाले औजियों की तनवाह से क्या होता है। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया। आखिरकार वह मुद्दे पर आ रहा था। मीरा ने जाम को होठों तक ले जाने का नाटक करते हुए अपने कान लगा दिए। हमारी रेजिमेंट के मेस का जो रेनोवेशन का काम था वो मैंने अपने साले की कंपनी को दे दिया। कोटेशन को थोड़ा भा चघाकर दिखाया तो अच्छा भाषा भर बच गया। और लौकों का राशन, वो सब खाकर भी क्या करेंगे? सिर्फ टट्टी ही तो करेंगे। क्वालिटी थोड़ी कम कर दी और सस्ता माल मंगवाया तो महीने के कुछ लाख तो यूं ही बच जाते हैं। विक्रम ऐसे बोल रहा था मानो कोई बहादुरी का किस्सा सुना रहा हो। बन और धोखाधड़ी जो कि सा अपराध थे, उन्हें वह अपनी आबिलियत बता रहा था। वाह, आप तो कमाल के हैं। पके नहीं जाते? कौन पकेगा मैम? एडजुटेंट और बाई क्लर्क। उन सालों की कमोरियां मेरे पास हैं, वे हिल भी नहीं सकते। कुछ दिन पहले एक नया क्वार्टर मास्टर आया था, थोड़ा सख्त बन रहा था, तो मैंने उसकी मैं की दराज में चुपके से एक कैमरा लगा दिया और ड्यूटी में लापरवाही के लिए चार्जशीट करके बाहर निकलवा दिया। हाँ, मीरा को अंदर से उठ रही उबकाई को दबाना पा। उसके सामने बैठा यह शख्स औजी नहीं था। यह वर्दी में एक गुंडा नहीं, एक परजीवी था। लेकिन अभी वक्त नहीं आया था। उसे और पुख्ता सबूत चाहिए थे। एक ऐसा निर्णायक वार जो उसे एक ही झटके में बर्बाद कर दे। इतनी हिम्मत तो होनी ही चाहिए रेजिमेंट चलाने के लिए। लेकिन कर्नल राठौर, आज दोपहर आपके दफ्तर में जो हवलदार था। मीरा ने धीरे से विषय बदला। ओ रमेश, वो मादराचोद। लगता था रिटायर हो रहा है, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। उस साले ने मेरी शिकायत सीएमपी में करने की हिम्मत की थी, तो मैंने उसे थोड़ा सब सिखाया। उसकी पेंशन और बकाया पैसे सब कुछ होने के एग्रीमेंट पर साइन करवा लिए। धमकी दी कि नहीं तो डिसऑनरेबल रिटायरमेंट दे दूंगा, तो डर के मारे पेशाब ही कर दिया। विक्रम खिलखिलाते हुए अपना जाम खाली कर गया। ऐसे लोगों को तो समाज से भी निकाल देना चाहिए। अपने सीनियर से बान ले आता है। मैंने तो उसकी जहें ही खोद दी हैं। अब वो जिंदगी भर औज की तरह मुंह करके पेशाब भी नहीं करेगा। मीरा के हाथ हल्के से कांपे। यह गुस्सा था। देश की सेवा करने वाले एक सैनिक की आखिरी विदाई को कुचलकर उस पर गर्व से डींगे हाँकने वाले इस कमीने को और बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। उसे अपनी जेब में रखे छोटे से रिकॉर्डर को चेक करने की इच्छा हुई, लेकिन उसने उद को रोका। आप वाही में बहुत सत्य हैं मैम। बिल्कुल मैम, आप भी मेरे तरीके से चलेंगी तो जल्द ही 2 स्टार बन जाएंगी। मैं आपकी मदद करूंगा। हम मिलकर इस 25वीं डिवीजन को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। विक्रम ने जाम टकराने की पेशकश करते हुए अपना गिलास आगे बढ़ाया। मीरा ने अपना गिलास उसके गिलास से टकराया। कांच के टकराने की आवाज कमरे में ऐसे गूंजी मानो विक्रम की बर्बादी की घंटी बज रही हो। चीयर्स, मीरा ने छोटा सा कहा। किस लिए, यह उसने नहीं बताया। वह सिर, न्याय
और तकलीफ में जी रहे अपने सैनिकों के आंसुओं के लिए जाम उठा रही थी। शराब की महलथम होने के बाद जब वे बाहर आए तो रात की हवा अभी भी ठंडी थी। लखघाते हुए विक्रम को उसके सहायकों ने सहारा देकर गाही में बिठाया और मीरा अकेले अंधेरे में रह गई। उसने अपनी जेब से रिकॉर्डर निकाला। लाल बत्ती टिमटिमा रही थी। जानवर कहीं के थोआ और भौंक ले, जल्द ही तेरा पट्टा काटूंगी। मीरा की आंखें रात के आसमान के तारों से भी ज्यादा ठंडी चमक रही थीं। राजौरी की रात गहरी हो रही थी, लेकिन उसकी जंग अभी शुरू हुई थी। अगले दिन सुबह राजौरी का आसमान असाधारण रूप से साम था, लेकिन मीरा का मन घने कोहरे से ढका हुआ था। 25वीं डिवीजन की आर्टिलरी ब्रिगेड के कमांडर के दफ्तर की खिक से दूर पीर पंजाल की पहाड़ियां दिख रही थीं। उसने मेज पर रखे रिकॉर्डर को एक बार फिर चलाया। हल्की घरघराहट के बीच विक्रम की घमंडी आवाज सुनाई दी। राशन की क्वालिटी थोड़ी कम कर दी और सस्ता माल मंगवाया तो महीने के कुछ लाख तो यूं ही बच जाते हैं। मीरा ने कवाहट से रिकॉर्डर बंद कर दिया। भारत की रक्षा करने वाली सबसे अगली सीमा की एक यूनिट की हकीकत बस एक अफसर की जेब भरने तक सिमट गई थी। यह बात उसे उससे से भर रही थी। तभी दफ्तर का दरवाजा खटखटाया गया। अंदर आओ। दरवाजा खोलकर अंदर आने वाला उसका निजी सहायक कैप्टन अर्जुन शर्मा था। वह पैरा एसएफ के दिनों से मीरा का साथ दे रहा एक भरोसेमंद मातहत और इस ऑपरेशन की जानकारी रखने वाला इकलौता मददगार था। अर्जुन का चेहरा बहुत सख्त था। मैम, नाश्ता किया आपने? मेज का मेन्यू। क्या फिर से गब है? जी मैम, आज सुबह नाश्ते में आलू पूरी थी, लेकिन आलू की सब्जी में आलू ढूंढने से भी नहीं मिल रहे थे और पूरी इतनी जली हुई थी कि ज्यादातर सैनिकों ने मैगी खाकर काम चलाया। सुना है कि हम भी 3री रेजिमेंट वाले वेंडर से ही राशन लेते हैं। हालात बहुत खराब हैं। मीरा ने अपनी जगह से उठकर अपने कॉम्बैट बूट के तस्मे कसते हुए कहा। उम्मीद तो यही थी। जब विक्रम राठौर ने हाथ डाला है तो सही कैसे हो सकता है। आज का आपका कार्यक्रम सुबह 10 बजे 3री रेजिमेंट में एक सुरक्षा ब्रीगिंग और यील्ड विकेट का है। कर्नल विक्रम राठौर गुद ब्रीगिंग देंगे। बहुत अच्छा। शेर की माद में गुद जाने की क्रूरत नहीं। शेर गुद ही नाच दिखाने आ रहा है। गाही तैयार करो। मीरा ने अपनी टोपी लगाई और दफ्तर से बाहर निकल गई। गलियारे में चलते हुए उसके दमों की आवाज आज कुछ ज्यादा ही तीखी गूंज रही थी। उसने मन ही मन दोहराया, विक्रम राठौर, तेरे बनाए इस झूठे साम्राज्य को मैं ग्रे में बिखेर दूंगी। सुबह 10 बजे 3री रेजिमेंट का मुख्यालय परेड ग्राउंड पर एक भी तिनका नहीं था और क्यारियों में लगे पे ऐसे करीने से कटे थे मानो किसी ने स्केल से नापा हो। बाहर से देखने पर यह एक आदर्श फौजी अड्डा था, लेकिन मीरा की आंखों को इस दिखावे के पीछे छिपी सैनिकों की थकान दिख रही थी। घ्रूरत से यादा साई सैनिकों के आराम के समय को छीनकर की गई थी। कमांड पोस्ट के दरवाजे पर विक्रम इंतजार कर रहा था। वह कल रात की शराब के नशे से कोसों दूर एक साफ सुथरी वर्दी में था। जय हिंद, आर्टिलरी ब्रिगेडियर मैम का स्वागत है। विक्रम ने गरजती आवाज में सैल्यूट किया। आसपास के स्टाफ ने एक साथ दोहराया, जय हिंद। यूनिट तो बहुत साफ सुथरी है। वाई कर्नल राठौर की यूनिट जैसी ही है। मीरा ने जानबूझकर तारी करते हुए विक्रम के कंधे को थपथपाया। कल रात यादा पी ली थी, तबीयत तो ठीक है। विक्रम ने चापलूसी भरी हौंसी के साथ अपनी आवाज धीमी की। अरे मैम, आपके हाथ से मिली शराब तो दवा की तरह थी। उसी की वजह से आज एकदम तरोताजा हूं। आज जो मैंने ब्रीगिंग तैयार की है उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगी। विक्रम के साथ कमांड पोस्ट में घुसते ही वहां आधुनिक उपकरणों की भरमार थी। एक बही स्क्रीन पर शानदार ग्राफिक्स से सजे ऑपरेशनल मैप दिख रहे थे। विक्रम ने पॉइंटर स्टिक पककर उत्साह से समझाना शुरू किया। हमारी 3री रेजिमेंट दुश्मन के संभावित घुसपैठ के रास्तों पर 24 घंटे न रखती है और तत्काल जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। गास्कर पिछले महीने हुए एंटी इनहिल्ट्रेशन अभ्यास में हमें कॉर्प्स में सर्वश्रेष्ठ यूनिट का इताब मिला। उसकी ब्रीगिंग धारा प्रवाह थी, लेकिन मीरा का ध्यान स्क्रीन पर लिखे शानदार आंकों से यादा ब्रीगिंग सुन रहे स्टार के चेहरों पर था। उनके चेहरे एक जैसे पीले पी हुए थे और जब भी विक्रम आवाज ऊंची करता वे चौंक जाते। यह डर था। यह सम्मान से पैदा हुई एकाग्रता नहीं, बल्कि लत्ती की तो मारे जाएंगे कि डर से पैदा हुआ तनाव था। ब्रीगिंग तम होने पर मीरा ने तालियां बजाईं। बहुत खूब।
काघों पर तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कर्नल राठौर, मैं काघों की बजाय मीनी हवीत देखना चाहती हूं, जैसे सैनिकों के बैरक या मेस। विक्रम की भौहें सिकुही। बिना बताए यील्ड इंस्पेक्शन कमांडरों को सबसे ज्यादा नापसंद होता है, लेकिन उसने तुरंत अपने चेहरे के भावों को संभाला और सहजता दिखाई। हाँ बिल्कुल मैम, वैसे भी मेस का रेनोवेशन अभी तम हुआ है, मैं भी थोड़ा दिखाना चाहता था। इस तरह आइए। वह जिस जगह उसे आत्मविश्वास से ले गया वह थी सैनिकों की मेस। अंदर घुसते ही एक लीज महक आ रही थी, लेकिन मीरा ने एक ही पल में जान लिया कि यह महक बनावटी थी। मेस के अंदर कुक पसीने से तरबतर खाना बना रहे थे और मेहों पर ऐसे गोश्त के पकवान रखे थे जो आमतौर पर औज में देखने को नहीं मिलते। विक्रम ने कंधे उचकाते हुए कहा, जैसा कि आप देख रही हैं, मैं अपने लक्कों के खाने पीने का बहुत याल रखता हूं। कोशिश करता हूं कि उन्हें बाहर के किसी बुहे की कमी महसूस न हो। मीरा खाने की लाइन के पास गई। वहां चिकन टिक्का का ढेर लगा था। उसने एक चिमटे से एक टुकड़ा उठाया। ऊपर से तो ठीक लग रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि चिकन की क्वालिटी बेहद खराब थी। ज्यादातर चर्बी थी और मसालों की तेज गंध से गोश्त की बासी महक को बरदस्ती छिपाया गया था। कागी शानदार है, इसका दाम तो कागी ज्यादा होगा। लगता है आप बजट का बहुत कुशलता से इस्तेमाल करते हैं। मीरा ने कुशलता शब्द पर ओर दिया। यह उसी लहजे की नल थी जिसमें कल विक्रम ने बन को बूल किया था, लेकिन विक्रम ने इसे तारी समझा और ठहाका लगाया। यह सब तो अनुभव की बात है मैम। वेंडर को थोड़ा डरा धमका दो और गालतू चीहें हटा दो तो सब निकल आता है। मैम, आपको भी अपनी आर्टिलरी ब्रिगेड की मेस चलाने के लिए कोई टिप चाहिए तो कभी भी बताइएगा। तभी मेस के एक कोने से छन्न करके थाली गिरने की आवाज आई। विक्रम का सिर तेजी से उस तर घूमा। अबे कौन है वो मादरचोद? उसकी दहा से मेस की हवा जम गई। कोने में खा एक जवान जिसकी वर्दी पर लांस नायक का रैंक था, कांप रहा था। लत्ती से उसकी थाली छूट गई थी। विक्रम तेजी से उस जवान की तरफ। मीरा उसके पीछे पीछे गई और अपनी मुट्ठी भींच ली। सॉरी सर, हाथ फिसल गया। जवान ने जल्दी से सिर झुकाया। विक्रम ने जवान के सीने पर उंगली से चुभोया। अबे तुझे पता नहीं है कौन आया है? आज इतने भय मेहमान आए हैं और तूने रायता फैला दिया। तूने जानबूझकर किया है ना? मुझे नीचा दिखाने के लिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये साला आंखें गोल करके झूठ बोलता है। अभी के अभी इसे बांध से चाट कर साक कर। विक्रम के मुंह से जो निकला वह चौंकाने वाला था। धर्ष पर बिखरे दाल चावल को चाटने का आदेश। आसपास के अफसरों को उसे रोकना चाहिए था, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की। मीरा को एक पल के लिए आगे बककर विक्रम का गिरेबान पकने की इच्छा हुई, लेकिन उसे अभी सब्र करना था और ज्यादा निर्णायक सबूत, एक ऐसी स्थिति जहां से उसके बचने का कोई रास्ता न हो, उस संपूर्ण विनाश के लिए धैर्य जरूरी था। मीरा ने बर्दस्ती मुस्कुराते हुए विक्रम का हाथ पका। अरे कर्नल साहब, ललका घबरा गया होगा। मेरी वजह से माहौल मत खराब कीजिए, जाने दीजिए। ब्रश की साई मैं बाद में करवा दूंगी। विक्रम मीरा के रोकने पर अनिच्छा से पीछे हट गया, लेकिन जवान को घूरती उसकी आंखों में अभी भी ऊनी चमक थी। किस्मत अच्छी है तेरी, मैम नहीं होती तो आज तू बैरक की बजाय जेल में होता। विक्रम ने वापस मीरा की तरफ मुड़कर अपना चेहरा बदल लिया। मां कीजिएगा। मैम, इन लड़कों को कैसी ट्रेनिंग दी है? मेरी तो ईद ही मिट्टी में मिल गई। कोई बात नहीं, अनुशासन थोड़ा ढीला लग रहा है, बाद में अलग से इनकी क्लास ले लीजिएगा। मीरा ने जवान को आंखों से जल्दी सा करने का इशारा किया। जवान रोते रोते घर्ष सा करने लगा और उसे देखकर मीरा का दिल अंदर से जल रहा था। सुबह का कार्यक्रम तम होने और दोपहर के खाने के बाद मीरा तीसरी रेजिमेंट के कमांडर के दफ्तर में सोए पर बैठकर चाय पी रही थी। विक्रम ने दोपहर का कोई काम नहीं रखा था और उसने मीरा को एक गुप्त प्रस्ताव दिया। मैम, आज शाम को समय है आपके पास? कल तो हम दोनों ने अकेले में पी थी, लेकिन आज मैंने अपने कुछ होनहार लड़कों को बुलाया है। उनसे आपकी मुलाकात भी हो जाएगी और हम अपनी एक टीम बना लेंगे। टीम? अच्छा है। कौन लोग हैं? कंपनी कमांडर रैंक के हैं, बहुत आज्ञाकारी और तर्रार हैं, लेकिन सिर शराब पीने में क्या महा। मैम, मैंने एक खास कार्यक्रम का इंतजाम किया है। विक्रम की आंखें चमक रही थीं। एक बुरा अंदेशा हुआ। खास कार्यक्रम? जी, मेरा एक मातहत है, कैप्टन आलोक वर्मा। उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है, खैर
गर्भवती होने की वजह से थोड़ी भारी हो गई है, लेकिन मैम की वेलकम पार्टी का सुना तो उशी आकर सेवा करने को तैयार हो गई। मीरा ने चाय का कप उठाते हुए हाथ रोक लिया। गर्भवती मातहत की पत्नी को शराब की महल में बुलाना, वह भी सेवा करने के लिए, यह सिर धौंस पट्टी से आगे भागकर एक अपराध था। यह इंसानियत के हिला था। गर्भवती को उसकी तबीयत तो ठीक नहीं होगी। मीरा के मना करने पर विक्रम ने हाथ हिलाया। अरे औजी परिवार में इतनी हिम्मत तो होनी ही चाहिए, और जब पति का प्रमोशन दांव पर लगा हो तो इतनी सेवा तो बनती है। मैंने उसे मजबूर नहीं किया, वे खुद आना चाहते हैं। हाँ, यह झूठ था। वे अपनी मर्जी से कभी नहीं आते। बर्दस्ती और धमकी जरूर दी गई होगी। मीरा ने उबलते हुए गुस्से को अपनी ठंडी समझदारी से दबाया। आज रात विक्रम एक ऐसी नदी पार करने जा रहा था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी, और मीरा उस नदी के पार उसे डुबोने की तैयारी पूरी कर चुकी थी। अच्छा, आपकी लीडरशिप कितनी शानदार है कि एक गर्भवती महिला भी दौड़ ही चली आ रही है। इंतजार रहेगा आज शाम का। मीरा के जवाब पर विक्रम संतुष्ट होकर गुनगुनाने लगा। शाम 7 बजे राजौरी शहर के बाहरी इलाके में एक आलीशान कबाब की दुकान, एक निजी कमरा जहां आम ग्राहकों को आने की इजाजत नहीं थी, वहां विक्रम, मीरा और तीसरी रेजिमेंट के 3 कंपनी कमांडर बैठे थे। कंपनी कमांडर पूरी तरह से अनुशासित थे, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी थी। आसकर कोने में बैठा कैप्टन आलोक वर्मा बार बार अपनी घड़ी देख रहा था और बेचैन था। अबे आलोक, इतना बेचैन क्यों है? घड़ी क्या तुझे खाना खिलाएगी? विक्रम की डांट पर आलोक चौंक कर बोला। सॉरी सर, मेरी पत्नी के आने का समय हो गया है। आएगी तो आ जाएगी, इतना क्या नाटक कर रहा है? उसे बोलना दरवाजे के बाहर इंतजार करे, जब बुलाऊं तब अंदर आए। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और एक बहुत यादा गर्भवती महिला अंदर आई। यह कैप्टन आलोक वर्मा की पत्नी थी। सूजा हुआ चेहरा, लखाते दम, लेकिन उसने बर्दस्ती एक मुस्कान ओ रखी थी। नमस्कार, मैं कैप्टन आलोक वर्मा की पत्नी हूं। उसने मुश्किल से झुककर नमस्ते किया। मीरा को अपनी जगह से उठ खफे होने की इच्छा हुई, जिसे उसने बमुश्किल रोका। विक्रम ने बैठे बैठे ही घमंड से इशारा किया। ओ, आ गई। इतनी भारी हालत में आने के लिए शुक्रिया। वहां आलोक के पास मत बैठो, यहां ब्रिगेडियर मैम के बगल में बैठो। उन्हें थोड़ी शराब परोसो। आलोक की पत्नी की आंखों में घबराहट थी। जी ठीक है, वह लखाते हुए मीरा की बगल वाली सीट की तरफ भी। मीरा ने जानबूझकर नरमी का आजहार करते हुए इसे जगह दी। आपसे मिलकर खुशी हुई। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बैठिए। शुक्रिया मैम। उसके मुश्किल से बैठते ही विक्रम ने शराब की बोतल आलोक की पत्नी के सामने खिसका दी। चलो भाभी जी, आज की यह महल हमारी ब्रिगेडियर मैम के स्वागत में एक बहुत जरूरी महल है। आपको मैम को एक शानदार जाम परोसना होगा, तभी तो आपके पति को भी कुछ नंबर मिलेंगे, है कि नहीं? यह पागलपन था। आलोक ने रोनी सूरत बनाकर विक्रम की तरफ देखा। सर, मेरी पत्नी को शराब की गंध से भी उल्टियां होने लगती हैं। अबे, पीने को किसने कहा? परोसने को कहा है। तू माहौल क्यों खराब कर रहा है? इसीलिए तेरा प्रमोशन नहीं होता साले। विक्रम ने ओर से चिल्लाते हुए कांटा फेंक दिया। कांटा में से उछलकर आलोक के सीने से टकराया और नीचे गिर गया। आलोक की पत्नी का चेहरा पीला पड़ गया और उसने कांपते हाथों से शराब की बोतल उठाई। आप चुप रहिए, मैं कर लूंगी। मां कीजिएगा। सर, मैं परोसती हूं। उसकी आवाज में नमी थी। उसने अपने भारी पेट को मेज पर टिकाकर मुश्किल से उठने की कोशिश की और मीरा के गिलास में शराब डालने लगी। उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि शराब गिलास के बाहर छलक गई। अरे, इतनी हीमती शराब बर्बाद कर दी। भाभी जी, होश में तो हैं? पति का प्रमोशन नहीं करवाना क्या? ठीक से करो। विक्रम ने उबान चटकाते हुए अपमानजनक बातें कहीं। जब पति यूनिट में निकम्मा हो तो घर पर तो बीवी को सेवा करनी चाहिए। कहां से सीखी है यह तमी? उसी पल आलोक ने मुट्ठी भींचकर उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी जांघ को कसकर पक लिया और सिर हिलाया। यह चुप रहने का इशारा था। वह जानती थी कि अगर यहां हंगामा हुआ तो उसके पति का औजी करियर तम हो जाएगा। मीरा इस नरक जैसी स्थिति को देखते हुए घुटन महसूस कर रही थी। उसने मेमे के नीचे अपने रिकॉर्डर की स्थिति जांची और उसने ऐसला कर लिया। अब और अभिनय की जरूरत नहीं थी। नहीं, सही कहा जाए तो अब क्लाइमैक्स के लिए आविरी अभिनय की जरूरत थी। मीरा ने आलोक की पत्नी द्वारा परोसी गई छलकी हुई शराब का गिलास उठाया और एक ही सांस में पी गई
और फिर आली गिलास को टक की आवाज के साथ नीचे रखा। वाह, शराब तो अच्छी है। कर्नल साहब, भाभी जी इतनी घबराई हुई हैं कि उनके हाथ कांप रहे हैं। मेरे भायाल से इतनी वादारी काजी है। विक्रम मीरा की प्रतिक्रिया से उश होकर खिलखिलाया। अभी कहां मैम, इन लोगों का दिमाग राब हो चुका है। ऐसे ही कसना पत्ता है, वरना बात नहीं सुनते। अबे आलोक की बीवी, वहां खड़ी मत रह, एक गाना ही सुना दे। माहौल तो बना। हद पार हो चुकी थी, बहुत बुरी तरह से। एक गर्भवती महिला से शराब परोसवाने के बाद अब गाना गवाना। आलोक की आंखों से आखिरकार आंसू टपक पड़े। सर प्लीज बस कीजिए, वह मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे की मां है, आलोक ने चीते हुए कहा। विक्रम का चेहरा पल भर में बिक गया। ये साला पागल हो गया है क्या? अबे तू मुझ पर चिल्लाया, तू अभी बहावत कर रहा है। विक्रम अपनी जगह से उठकर आलोक के पास गया और हाथ उठाया। वह उसे थप्प मारने वाला था, तभी किसी ने विक्रम की कलाई पकड़ ली। वह मीरा थी। उसकी पक इतनी मजबूत थी कि विक्रम जैसा मर्द भी चीपा। आह मैम, यह आप क्या कर रही हैं? मीरा ने विक्रम की कलाई छोहे बिना धीरे धीरे अपनी जगह से उठी। उसकी आंखों से अब तक का सारा बनावटीपन गायब हो चुका था। उसकी जगह सिर ऊनी ठंडक थी। कर्नल विक्रम राठौर, मां यहीं तम होता है। जी, इसका क्या मतलब? कैप्टन आलोक, अभी अपनी पत्नी को लेकर यहां से निकलो। बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, उसमें बैठकर अस्पताल जाओ। मैंने अपने ड्राइवर को बता दिया है। मैम, आलोक को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यह हुक्म है, तुरंत निकलो। मीरा की डांट पर आलोक को होश आया और वह अपनी पत्नी को सहारा देकर कमरे से बाहर ले गया। कमरे में अब सिर्फ विक्रम, मीरा और दो सहमे हुए कंपनी कमांडर रह गए थे। विक्रम ने अपनी कलाई को मीरा की पग से छुआते हुए चिल्लाया, छोड़िए मुझे। ये आप क्या कर रही हैं? मैं अपने मातहत को सब सिखा रहा हूं, आप बीच में क्यों आ रही हैं? मीरा ने ठंडे चेहरे से अपनी जेब से रिकॉर्डर निकाला और मेज पर रख दिया। सब? इसे तुम सब कहते हो? मुझे तो यह गुंडागर्दी लग रही है। क्या कहा? गुंडागर्दी? तेरी हिम्मत कैसे हुई? विक्रम का चेहरा लाल हो गया और वह उस पर चप बैठा, लेकिन मीरा ने एक पलक भी नहीं झपकाई। नहीं, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। विक्रम राठौर, आज से तू औजी नहीं है, तू सिर्फ वर्दी में एक अपराधी है। मीरा ने अपना ओन निकाला और कहीं ओन लगाया। अंदर आ जाओ। उसके छोटे से वाक्य के साथ ही कमरे का दरवाजा टूटते टूटते बचा और मिलिट्री पुलिस सीएमपी की वर्दी पहने जांच अधिकारी अंदर घुस आए। छो मुझे, छो हो। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? मैं आर्मी का कर्नल विक्रम राठौर हूं, 25वीं डिवीजन की 3री रेजिमेंट का कमांडर। विक्रम की ची कमरे में गूंज रही थी। अंदर घुसे मोमबूत कद काठी के 2 सीएमपी जांच अधिकारियों ने उसकी दोनों बाहें पीछे मोकर उसे काबू कर लिया था। विक्रम एक जानवर की तरह छटपटा रहा था। मेज पर रखी ईमती कबाब की प्लेटें नीचे गिर गईं और जलते कोयलों पर गिरकर छन्न की आवाज के साथ धुआं उठने लगा। उस तीखे धुएं के बीच विक्रम का चेहरा डर और उससे से बिखर बदसूरत हो गया था। मीरा उस हंगामे के बीच अकेली शांत खड़ी थी। वह धीरे धीरे चलकर विक्रम के ठीक सामने पहुंची और फिर मीन पर घुटनों के बल झुके हुए विक्रम की आंखों में झांका। विक्रम राठौर। मीरा की आवाज धीमी थी लेकिन किसी भी चीज से ज्यादा सा सुनाई दे रही थी। तुमने कहा था रैंक उतार कर लगते हैं। ठीक है, अब से तू कर्नल नहीं बल्कि इंडियन पेनल कोड की धारा 409 सरकारी कर्मचारी द्वारा अमानत में यानत 120 आपराधिक साजिश और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आरोपी विक्रम राठौर है। तूने जाल बिछाया, अपने सीनियर की पीठ में छुरा घोंपा। तुझे क्या लगता है तू बच जाएगी? मेरे बैचमेट्स तुझे छोड़ देंगे? विक्रम थूक उछालते हुए चीहा। उसकी आंखों में ऊन उतर आया था। जिस पार्टनर पर उसने भरोसा किया था वही उसकी मौत का घृष्टा निकली। यह बात वह भूल नहीं कर पा रहा था। मीरा ने ठंडी नजरों से जांच अधिकारी को इशारा किया, हथकी लगाओ। क्या हथकी? अबे मीरा, तू सच में पागल हो गई है? एक रेजिमेंट कमांडर को हथकी लगाएगी? डिविजनल कमांडर को रिपोर्ट किया है, कॉर्प्स कमांडर को पता है। खट्ट की आवाज हुई। ठंडी धातु विक्रम की कलाई में घुस गई। जिस कलाई ने जिंदगी भर सिर हुक्म दिए थे उस पर आज एक ऐदी की बेइयां थीं। मीरा ने विक्रम के कान में धीरे से फुसफुसाया, कॉर्प्स कमांडर, वो ऊपर वाले जिन पर तुझे इतना भरोसा है। तुझे क्या लगता है इस पूरे ऑपरेशन के आदेश पर किसने दस्तखत किए होंगे?
विक्रम की आंखों की पुतलियां ऐसे कांपी मानो भूकंप आ गया हो। कॉर्प्स कमांडर, जिसे वह अपनी ढाल समझता था, उसी ने इस ऑपरेशन को मंजूरी दी थी। निराशा ने उसके चेहरे को ढक लिया। ले जाओ इसे। देखने वाले बहुत हैं, इसलिए पीछे के दरवाजे से नहीं, सामने के गेट से शान से ले जाओ। राजौरी शहर के सब लोगों को देखने दो। नहीं, छोड़ो मुझे। विक्रम एक जानवर की तरह चीते हुए बाहर ले जाया गया। गलियारे में खाना खा रहे दूसरे ग्राहक फुसफुसाते हुए बाहर आए और यह नहारा देखने लगे। औजी वर्दी में एक कर्नल को सीएमपी द्वारा घसीटते हुए ले जाने का दृश्य पल भर में स्मार्टफोन कैमरों का शिकार बन कहा गया। राजौरी शहर के बीचों बीच वुड को राजौरी का राजा कहने वाले विक्रम राठौर का मिथक इस तरह बेरहमी से कुचल दिया गया। कमरे में अब सिर डर से सहमे हुए 2 कंपनी कमांडर रह गए थे। वे फर्श पर सिर रखकर कांप रहे थे। उन्हें डर था कि उन्हें भी सह अपराधी के रूप में पक लिया जाएगा। मीरा उनके पास गई। उसके बूटों की आवाज के साथ ही कंपनी कमांडरों के कंधे कांप रहे थे। सिर उठाओ। दोनों कंपनी कमांडरों ने झिझकते हुए सिर उठाया। उनके चेहरे आंसू और नाक से लथपथ थे। मैम, हमने तो सिर हुक्म माना था, हमें बख्श दीजिए। मीरा ने एक गहरी सांस ली और एक कुर्सी खींचकर उनके सामने बैठ गई। तुम लोग भी औजी हो। कंधे पर लगे 3 सितारे। वो जुए में नहीं जीते हैं। लत हुक्म का विरोध न करना कायरता है। मां कर दीजिए, मां कर दीजिए। लेकिन मीरा की आवाज नरम हो गई। एक शैतान के नीचे इंदा रहने के लिए तुम लोगों ने बहुत सहा। मुझे पता है कि तुम लोगों ने सक्रिय रूप से उसका साथ नहीं दिया। जब कैप्टन आलोक की पत्नी शराब परोस रही थी तो मैंने तुम लोगों के चेहरे के भाव देखे थे। कंपनी कमांडरों की आंखें बभी हो गईं। राहत के मारे उनके पैर जवाब दे गए और वे लगभग हर्ष पर गिर ही पचे थे। आज की बात यहीं तुम होती है, लेकिन एक शर्त है। आगे सीएमपी की जांच में विक्रम राठौर के भ्रष्टाचार के बारे में एक भी बात छिपाए बिना सच सच बयान देना। यही तुम्हारे लिए वर्दी पहने रहने का इकलौता रास्ता है, समझे? जी समझ गए मैम, हम पूरी वादारी निभाएंगे। जाओ, अस्पताल जाकर कैप्टन आलोक की हालत देखो और मुझे रिपोर्ट करो। कंपनी कमांडर ऐसे भागे मानो जान बचाकर भाग रहे हों। अकेली बची मीरा ने मेज पर बिखरी शराब की बोतलों को देखा। कीमती स्कॉच की बोतल में उसे अपना बाकर में चेहरा दिखाई दिया, थका हुआ, लेकिन आंखों में चमक थी। उसने अपनी जेब से ऊन निकालकर कहीं संदेश भेजा। टारगेट आबू में, ऑपरेशन तुम। अब सहाई शुरू होगी। अगले दिन 3री रेजिमेंट का परेड ग्राउंड। सुबह की परेड का समय था, लेकिन परेड ग्राउंड का माहौल रोज जैसा नहीं था। रेजिमेंट कमांडर की गिरफ्तारी की बर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। सैनिक कानाफूसी कर रहे थे और अक्सर समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी कमांड पोस्ट के सामने बने मंच पर मीरा सिंह जी, उसके पीछे 25वीं डिवीजन की सीएमपी की गाहियां खड़ी थीं। माइक के सामने खड़ी मीरा ने परेड ग्राउंड में जमा 2 हार से ज्यादा जवानों को देखा। परेड सावधान। स्पीकर को फां देने वाली उसकी तीखी आवाज से परेड ग्राउंड में पल भर में सन्नाटा छा गया। मैं 25वीं इन्फेंट्री डिवीजन की आर्टिलरी ब्रिगेडियर मीरा सिंह हूं। डिविजनल कमांडर के आदेशानुसार जब तक नए रेजिमेंट कमांडर की नियुक्ति नहीं हो जाती, मैं अस्थायी रूप से 3री रेजिमेंट की कमान संभालूंगी। फिर से फुसफुसाहट होने लगी। एक दूसरी यूनिट के ब्रिगेडियर का कमान संभालना आपातकाल जैसी स्थिति थी। कल पूर्व रेजिमेंट कमांडर कर्नल विक्रम राठौर को रिश्वतखोरी, पद के दुरुपयोग और क्रूरता के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शब्द सुनते ही सैनिकों के बीच से एक हल्की सी हैरानी की आवाज आई। यह एक अविश्वसनीय और दबी हुई उसी का मिला जुला भाव था। मैं आज इस मंच से आप सब से एक वादा करती हूं, पिछले कुछ समय से इस यूनिट पर छाए अंधेरे को मैं हटा दूंगी। जिन साथियों को अन्यायपूर्ण तरीके से रिटायर किया गया, जो भलत व्यवहार सहते हुए चुपचाप रोते रहे, मैं उन सब का सम्मान वापस दिलाऊंगी। मीरा की नरें एक एक सैनिक से मिलीं। अब और डरने की जरूरत नहीं। लत हुक्म का पालन मत करो। एक सैनिक देश और जनता के प्रति वफादार होता है, किसी भ्रष्ट कमांडर का गुलाम नहीं। आज से 3री रेजिमेंट का नया जन्म होगा। उसका भाषण तुम होते ही किसी ने पहले ताली बजाई। शुरुआत में यह धीमी थी, लेकिन जल्द ही यह एक लहर की तरह बपकर पूरे परेड ग्राउंड में छा गई। यह कोई दिखावे की ताली नहीं थी। यह विक्रम राठौर के नरक जैसे शासन से आघात हुए सैनिकों की सच्ची ऊशी थी। मीरा मंच से उतरकर सीधे मेज की तर गई।
मेस के दरवाजे पर कल विक्रम द्वारा तारी किया गया रेनोवेशन कंपनी का मालिक सीएमपी से पूछताछ का सामना कर रहा था। मीरा को देखकर मालिक ने बेगुनाही का नाटक करते हुए चिल्लाया, मैम यह एक लतहमी है। मैंने तो कानूनी तरीके से कानूनी टेंडर, लेकिन पोल्ट्री सप्लाई की क्वालिटी सर्टिफिकेट नली क्यों है? मीरा ने पास खजे सीएमपी अधिकारी से काग लेकर मालिक की आंखों के सामने लहराया, ग्रेड ए चिकन। हंसी आती है। तुमने एक्सपायरी डेट के करीब पहुंचे हुए घटिया क्वालिटी के चिकन को टॉप ग्रेड बताकर सप्लाई किया और मुनाहे को विक्रम राठौर के साथ आधा आधा बांट लिया। क्या मैं लत कह रही हूं? मालिक का चेहरा सैद प गया। यह फौजियों का खाना है। देश की रक्षा करने वाले लक्कों के खाने में तुमने हेरा फेरी की। तुम जैसों को तो खाना खाने का भी हाल नहीं है। मीरा ने ठंडेपन से मुंह मोहा। सब कुछ जब्त कर लो, एक एक बिल, एक एक रसीद की जांच करके बन की पूरी रम वसूल करो। मेस के अंदर के कुक यह नहारा देखकर चमक उठे। वे हमेशा सजे हुए सामान से खाना बनाते हुए अपराध बोध महसूस करते थे। मीरा ने मेस के इंचार्ज के पास जाकर उसका कंधा थपथपाया। मेस हवलदार, क्या आज दोपहर से अच्छा खाना बन सकता है? जी मैम, गोदाम में हमने आपातकाल के लिए ए ग्रेड का राशन छिपा कर रखा है। यह वो है जिसे हमने विक्रम राठौर से बचा कर रखा था। आज ही स्पेशल खाना बनेगा। बहुत अच्छा, मुझे इंतजार रहेगा। मीरा के होठों पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान आई। तीसरी, रेजिमेंट के सजे हुए हिस्से को काटने का काम अभी शुरू हुआ था, लेकिन नई शुरुआत की आहट महसूस होने लगी थी। लेकिन अभी एक काम बाकी था। सांपों के सरताज विक्रम राठौर से आखिरी मुलाकात अभी बाकी थी। डिविन सीएमपी का पूछताछ कक्ष, एक बिना खिड़की वाला छोटा सा कमरा जहां सिर्फ एक फ्लोरोसेंट लाइट की पीली रोशनी कांप रही थी। विक्रम राठौर रस्सियों से बौंधा हुआ एक लोहे की मेज के सामने बैठा था। एक ही दिन में वह 10 साल बूढ़ा लग रहा था। बिखरे हुए बाल, फटी हुई वर्दी पर रैंक के निशान और बेजान आंखें। लोहे का दरवाजा खुला और मीरा अंदर आई। उसने जांच अधिकारियों को बाहर भेज दिया और विक्रम के सामने बैठ गई। विक्रम ने सिर उठाकर मीरा को घूरा। मां आ रहा है, किसी की जिंदगी बर्बाद करके तमाशा देखने आई है। मां आ रहा है। उसकी आवाज फटी हुई थी। बर्बाद? तेरी जिंदगी मैंने नहीं, तूने उद बर्बाद की है। मैंने तो सिर्फ कूएदान का ढक्कन खोला है। मीरा ने अपने साथ लाया टैबलेट पीसी ऑन करके विक्रम के सामने रख दिया। स्क्रीन पर हवलदार रमेश का बयान चल रहा था। वही रमेश जिसे विक्रम ने धमकाकर रिटायरमेंट लेने पर मजबूर किया था। कर्नल साहब ने कहा था कि अगर मैं रिटायर नहीं हुआ तो वो मुझे दिमागी रूप से बीमार बताकर मेडिकल डिस्चार्ज करवा देंगे। मां के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मुझे मजबूरी में एग्रीमेंट पर दस्तखत करने पड़े। वीडियो में रमेश फूट फूट कर रो रहा था। रमेश की रिटायरमेंट रद्द कर दी गई है। डिविजनल कमांडर ने गुड आदेश दिया है और उसके इलाम के लिए भी मदद मिलेगी। मीरा की बात पर विक्रम ने नाक सिकोगी। इमोशनल ड्रामा कर रही है। एक मामूली हवलदार के बयान से तू मुझे फांसा लेगी? मैंने व्हील बुला लिया है। औज का रिटायर्ड व्हील है। सबूतों की कमी के कारण मैं जल्द ही बाहर आ जाऊंगा। वह अभी भी होश में नहीं आया था। मीरा ने उबान चटकाई। व्हील? ओ, तुम लॉ ओम विजय के शर्मा जी की बात कर रहे हो? वो तो रास्ते से ही वापस चले गए। कहते हैं तुम्हारा केस ला तो उनकी घर्म की ईद मिट्टी में मिल जाएगी। क्या क्या बकवास कर रही है? झूठ मत बोल। और मेरे पास एक और तुरुप का इक्का है, तेरी ओया डायरी। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। ओया डायरी, यह उसका आखिरी सहारा था, जिसे लेकर उसे यकीन था कि यह कभी किसी के हाथ नहीं लगेगी। रेजिमेंट कमांडर के दफ्तर में घर्ष की टाइल के नीचे छिपाई गई, जिसमें अब तक की सारी रिश्वत का हिसाब था। मीरा ने अपनी जीभ से एक पुरानी डायरी निकाली और मीज पर फेंक दी। थप। वह हल्की सी आवाज विक्रम के लिए मौत की सजा की तरह थी। इसे ढूंढने में थोड़ी मेहनत लगी। टाइल को कितनी चालाकी से लगाया था। अंदर जो लिखा है वो तो कमाल का है। सप्लाई करने वालों से मिली रिश्वत, प्रमोशन के लिए दी गई घूस, यहां तक कि कॉर्प्स के स्टार को दी गई पार्टियों का भी हिसाब है। विक्रम का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसका दम घुट रहा था। अगर यह डायरी बाहर आ गई तो सिर्फ तू नहीं, तेरे साथ कई और भी नपेंगे। जिन ऊपर वालों की तू इतनी चिंता करता था, क्या वे तुझे बचाएंगे या अपनी खाल बचाने के लिए तुझे बलि का बकरा बना देंगे? मीरा आगे झुककर विक्रम की आंखों में घूरने लगी। तुझे छो दिया गया है विक्रम राठौर, पूरी तरह से। आह आह।
विक्रम एक जानवर की तरह चीते हुए में पर अपना सिर पटकने लगा। सब कुछ खत्म हो गया था। इत, पैसा, रैंक और भविष्य। चुप, शोर मत कर। मीरा ने ठंडेपन से डांटा। अपने किए की सज्जा भुगत। जेल में जिंदगी भर सत्ते हुए अपने सताए हुए हर एक सैनिक का नाम याद करना, यही तेरे लिए एकमात्र प्रायश्चित है। मीरा बिना किसी अफसोस के अपनी जगह से उठी। पीछे से विक्रम के सिसकने की आवाज आ रही थी, लेकिन उसने एक बार भी मुंह कर नहीं देखा। पूछताछ कक्ष से बाहर आकर मीरा की मुलाकात बाहर इंतजार कर रहे कैप्टन अर्जुन से हुई। अर्जुन का चेहरा खिला हुआ था। मैम, खुशबरी है। कैप्टन आलोक की पत्नी अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई हैं। तनाव की वजह से पेट में दर्द था, लेकिन मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। शुक्र है, वही शुक्र है। मीरा को अब जाकर थोड़ी राहत मिली और उसने एक गहरी सांस ली। और कैप्टन आलोक आपसे मिलकर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, वो आए हैं। थोड़ी दूर एक बेंच पर कैप्टन आलोक खंगा था। मीरा को देखते ही वह लखाते हुए दोहा और सैल्यूट किया। जय हिंद मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप न होती तो मैं अपनी पत्नी और बच्चे को खो देता। यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आलोक की आंखें लाल हो गई थीं। मीरा ने उसका नीचे किया हुआ हाथ पकड़ा। कैप्टन आलोक, सिर उठाओ। तुम कमोर थे, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ। सामने वाला कमीना था। अब एक अच्छा पिता और एक गर्व करने लायक फौजी बनने का समय है। जब तक तीसरी रेजिमेंट पटरी पर नहीं आ जाती, तुम्हें कमान संभालनी होगी। मुझे तुम पर ही भरोसा है। जी मैम, जान लगा दूंगा। आलोक की आवाज में फिर से हिम्मत आ गई थी। मीरा उसे देखकर अपने दिल में एक गर्माहट महसूस कर रही थी। यही वजह थी कि वह वर्दी पहनती थी। सितारे लगाकर तात हासिल करना नहीं, बल्कि अपने लोगों की रक्षा करना और न्याय को स्थापित करना। उस दोपहर मीरा वापस अपनी आर्टिलरी ब्रिगेड में लौट आई। तीसरी रेजिमेंट की अस्थायी कमान का छोटा लेकिन बर्दस्त मिशन तम हो चुका था, लेकिन उसने जो असर छोड़ा था वह बहुत बड़ा था। 25वीं डिवीजन में बड़े पैमाने पर जांच शुरू हो गई और विक्रम राठौर से जुड़े कई भ्रष्ट अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया। दफ्तर की खिड़की के बाहर सूरज डूब रहा था। लाल होते राजौरी के आसमान के नीचे सैनिकों के ओरदार दमों की आवाज, दब्बात दमों की आवाज रही थी। 1, 2, 3, 4। कल तक जो आवाज मौत की चीज जैसी लगती थी, आज वही जिंदगी से भरी हुई लग रही थी। टक टक। अर्जुन एक कप गर्म कॉगी लेकर अंदर आया। मैम, कॉगी लीजिए और कॉर्प्स कमांडर का होन है। कॉर्प्स कमांडर? जी, इस मामले पर उन्हें आपसे कुछ बात करनी है। आवा का ही गंभीर थी। मीरा हल्के से मुस्कुराई। विक्रम की डायरी में कॉर्प्स के स्टार का नाम आया था, तो कॉर्प्स कमांडर के लिए भी यह एक सिरदर्द की स्थिति होगी। शायद यह एक और जंग की शुरुआत थी। ठीक है, घाही तैयार करो। मीरा ने कॉही का एक घूंट लिया और अपनी टोपी उठाई। उसकी आंखें फिर से पैरा SF के दिनों की तरह किसी ऑपरेशन पर जाने से ठीक पहले जैसी ते चमक रही थीं। चलो, एक और तूफान लाने चलते हैं। उसके दम बेधक थे। भारतीय सेना की सबसे कम उम्र की महिला जनरल मीरा सिंह। उसके न्याय की लगाई का अभी सिर्फ पहला अध्याय तिम हुआ था। उधमपुर, जम्मू और कश्मीर, अपनी दुर्गम पहाड़ियों के लिए मशहूर उत्तरी कमान का मुख्यालय अपनी पूरी शान ओ शौकत के साथ खड़ा था। 25वीं डिवीजन समेत उत्तरी क्षेत्र की मुख्य सैन्य शक्ति को निर्देशित करने वाली यह जगह अपने नाम ध्रुव कमान की तरह ही एक अलग ही माहौल रखती थी। लेकिन आज मुख्यालय की तरफ जा रही मीरा सिंह की काली सेडान में एक भारी खामोशी छाई हुई थी। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में मीरा की तरफ देखते हुए, मैम, हमने गेट पार कर लिया है। सीधे मेन बिल्डिंग के सामने चलूं? नहीं, सीधे कॉर्प्स कमांडर के दफ्तर नहीं जाना है। पहले स्टार के दफ्तर चलो। ड्राइवर हैरानी से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन चुप रह गया। मीरा ने खिड़की के बाहर मुख्यालय के नहारों को देखा। बाहर से सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन उसके अंदर की इंद्रियां वैसी ही सतर्क थीं जैसी पैरा SF के दिनों में दुश्मन के इलाहे में घुसने पर होती थीं। विक्रम राठौर की उइया डायरी में मिले अनगिनत नाम, और उनमें सबसे ऊपर जिसका नाम था वह था कॉर्प्स चीफ और स्टार मेजर जनरल हरीश रावत। मुख्यालय के पोच पर पहुंचते ही कॉर्प्स के CMP जवान रो से यादा सत्ती से पहरा दे रहे थे। मीरा के गाय से उतरते ही एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का असर उसकी तरफ आया, मानो इंतहार ही कर रहा हो। आप आर्टिलरी ब्रिगेडियर हैं?
ची ओ स्टा आपका इंतजार कर रहे हैं। इस तरह आइए। उसका तरिया विनम्र था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी दुश्मनी थी। मीरा चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। जब भी उसके बूटों की आवाज मार्बल के गर्ज पर गूंजती, आसपास के अफसर नगरें चुरा लेते। लगता है बर्फ फैल चुकी थी। अपने ही लोगों को खाने वाली हुंआर महिला अक्सर का ठप्पा उसके पीछे पीछे चल रहा था। ची ओस्टा के दफ्तर का दरवाजा खुला। जय हिंद। 25वीं डिवीजन आर्टिलरी ब्रिगेडियर मीरा सिंह रिपोर्टिंग। अपनी बही सीमे के पीछे बैठे मेजर जनरल हरीश रावत ने कागहों से नहरें धीरे धीरे उठाईं। तीखी आंखें और पतले होंठ, एक ठेठ जोत वाले राजनैतिक औजी की शक्ल। उसने अपना चश्मा उतारकर मेज पर फेंकते हुए कहा, ब्रिगेडियर मीरा, तुम तो बही तूहानी निकली। सुना है 25वीं डिवीजन की 3री रेजिमेंट को तहस नहस कर दिया। तहस नहस नहीं सर, बही साई की है। सांध कुछ यादा ही फैल गई थी। मीरा के बेबा जवाब पर हरीश रावत की भौहें सिकुड़ गईं। वह कुर्सी पर टिककर बैठ गया और अपनी नाराजगी छिपा नहीं सका। साई, हाँ साई अच्छी छी है, लेकिन साई करते करते घर का खंभा ही उखा दो तो क्या होगा। कर्नल विक्रम राठौर मेरा जूनियर था। काम थोड़ा सख्ती से करता था, लेकिन नतीजे हमेशा देता था। ऐसे आदमी को सरेआम बेइज्जत करके गिरफ्तार करवाना जरूरी था। अपराधी का कोई सीनियर जूनियर नहीं होता सर, और मातहतों का ऊन चूसकर बनाए गए झूठे नतीजों का क्या मतलब। ये औरत तो। हरीश रावत ने मैं पर ओर से हाथ मारा। चाय का कप खनखना उठा। लगता है तुम्हें अभी तक स्थिति समझ नहीं आई। विक्रम के पास जो डायरी थी वो कहाँ है? उसकी ओरिजिनल कॉपी मुझे दो और मामले को चुपचाप राधा कर दो, तो मैं इस मामले को घृणत से ज्यादा जोश में की गई एक ललती मानकर थम कर दूंगा। उसने अपना असली रंग दिखा दिया। मीरा के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। राधा करना? क्या इसलिए कि उस डायरी में आपका नाम भी है सर? मेजर जनरल हरीश रावत। 5 बार गोल पार्टी और 3 लाख रुपए कैश, भासासा लिखा हुआ है। हरीश रावत का चेहरा पल भर में काला पक गया। वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तू किसे धमकी दे रही है? तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? मैं अगला कॉर्प्स कमांडर हूं। कहां से आई एक मामूली औरत? एक स्टार क्या लगा लिया? आंखों में कुछ दिखता नहीं है। मामूली औरत नहीं, भारतीय सेना की जनरल हूं। उबान संभाल कर बात कीजिए। मीरा की आंखों से निकलती आग से हरीश रावत एक पल के लिए सहम गया। उसे लगा कि बातों से काम नहीं चलेगा, तो उसने इंटरकॉम दबाया। CMP कमांडर को अंदर भेजो, तुरंत, जल्द ही। एक मजबूत कद काठी का कॉर्प्स CMP कमांडर 2 हथियारबंद जवानों के साथ अंदर आया। इस औरत को तुरंत बाहर निकालो। यह बहावत है, और इसकी तलाशी लेकर डायरी की ओरिजिनल कॉपी ढूंढो। यह सामने तौर पर गैर कानूनी था, कितना भी बहा अक्सर हो। बिना वारंट के किसी जनरल की तलाशी लेने या उसे हिरासत में लेने का अधिकार किसी को नहीं था, लेकिन यह हरीश रावत का साम्राज्य था। CMP कमांडर का चेहरा परेशान था, लेकिन वह ची ओस्टा का हुक्म टाल नहीं सकता था। ब्रिगेडियर मैम, मां कीजिएगा, कृपया सहयोग करें। CMP जवान मीरा की दोनों बाहें पकने के लिए आगे बढ़े। हाथ मत लगाना। मीरा की आवाज धीमी और ठंडी थी। मेरे जिस्म को छुआ तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि तुम्हारी कलाई सलामत रहेगी। CMP जवान झिझक गए। उन्होंने पैरा SF की इस लेजेंड के इससे सुने हुए थे। हरीश रावत ने बेचैनी से चिल्लाया, क्या कर रहे हो? पको इसे। एक CMP जवान ने हिम्मत करके मीरा का हाथ पक लिया। बस उसी पल धम, पलक झपकते ही सब हो गया। मीरा ने पके हुए हाथ को घुमाकर जवान का संतुलन बिगा और साथ ही दूसरे हाथ से उसकी ठोही पर वार करके उसे चित कर दिया। एक मजबूत जवान काग के पुतले की तरह गर्श पर गिर पा। ओहो! दूसरा जवान घबराकर डंडा निकालने लगा, लेकिन मीरा पहले ही उसके करीब पहुंचकर उसके सीने पर ओरदार वार कर चुकी थी। खचाक! पल भर में 2 जवान भर्ष पर प्रे कराह रहे थे। CMP कमांडर मुंह खोले यह नहारा देखता रह गया, बिना किसी हथियार के, बिना किसी हालतू हरकत के। दुश्मन को बेकार कर देने वाली एक परफेक्ट कॉम्बैट तकनीक। मीरा ने अपनी बिखरी हुई वर्दी ठीक करते हुए हरीश रावत को देखा। ची ओस्टा सर, क्या आप जानते हैं कि मैंने पैरा SF में क्या सीखा है? दुश्मन को मारने की तकनीक से पहले दुश्मन के मन में ऐसा डर पैदा करना सीखा है कि वह हमला करने की सोचे भी नहीं। हरीश रावत डर के मारे पीछे हटने लगा। जब उसकी पीठ दीवार से लगी तब वह रुका। यह तो कोर्ट मार्शल का मामला है। सीनियर पर हमला
सीनियर पर हमला नहीं, आत्मरक्षा है सर। और रही बात उस डायरी की ओरिजिनल कॉपी की। मीरा ने अपनी जेब से एक यूएसबी निकाली और उसे हिलाया। वह यहां नहीं है, वह पहले ही आर्मी हेडक्वार्टर की विजिलेंस ब्रांच को भेजी जा चुकी है। इस वक्त जांच अधिकारी आपके घर की तलाशी का वारंट लेकर पहुंच रहे होंगे। क्या क्या बकवास है? हरीश रावत के पैर कांप गए। वह हरीश पर बैठ गया। यह सब एक जाल था। मीरा का डायरी देने का कोई इरादा नहीं था और वह यहां सिर्फ हरीश रावत की प्रतिक्रिया देखने और उसके मुंह से उसका जुर्म बूल करवाने के लिए आई थी। तभी दफ्तर का दरवाजा खुला और सैयद बालों वाले एक बुजुर्ग कॉर्प्स कमांडर अंदर आए। यह क्या हंगामा है? कॉर्प्स कमांडर के पीछे आर्मी हेडक्वार्टर की विजिलेंस ब्रांच के जांच अधिकारी खड़े थे। हर्ष पर प्रेसी एमपी जवानों और बैठे हुए हरीश रावत को देखकर कॉर्प्स कमांडर तुरंत स्थिति समझ गए। मेजर जनरल रावत, मुझे शक तो था, लेकिन यह सच निकला? हरीश रावत कॉर्प्स कमांडर के पैर पकड़ गिड़गिड़ाने लगा। सर, यह एक लत-हमी है। यह औरत मुझे फंसा रही है। मैं बेसूर हूं। कॉर्प्स कमांडर ने ठंडेपन से उसे देखते हुए अपना पैर हटाया। घटिया हरकत, वर्दी उतार दो। जांच अधिकारियों ने हरीश रावत को उठाकर बाहर ले जाना शुरू कर दिया। हरीश रावत की चीखें गलियारे में दूर तक सुनाई देती रहीं और मीरा सावधान की मुद्रा में खड़ी रही। कॉर्प्स कमांडर ने एक गहरी सांस ली और मीरा के पास आए। ब्रिगेडियर मीरा, मैंने अपने मातहतों को ठीक से नहीं संभाला। तुम्हें यह सब देखना पा? नहीं सर, आपके ऐसले की वजह से ही हम इस सजे हुए फोए को निकाल पाए। हाँ, बातें तो अच्छी बना लेती हो। तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की काबिलियत तो अफवाहों से भी ज्यादा है। मेरे सीएमपी जवानों को तो तुमने धूल चटा दी। कॉर्प्स कमांडर के माह पर मीरा हल्के से मुस्कुराई। ट्रेनिंग की कमी लग रही थी। सर, दोबारा ट्रेनिंग दिलवा दूंगी। हाँ जरूर। इस कॉर्प्स का नहीं, हमारी सेना का याल रखना। कॉर्प्स कमांडर के शब्दों में एक गहरा वर्ण था। मीरा ने सैल्यूट करके जवाब दिया, जय हिंद। मुख्यालय से बाहर निकलते हुए आसमान और भी नीला हो चुका था, लेकिन मीरा जानती थी एक भेड़िए को मार देने से जंगल महवू नहीं हो जाता। अभी भी कई छिपे हुए लकबग्घे उस पर नहर रखे हुए थे। मेजर जनरल हरीश रावत की गिरफ्तारी के बाद 25वीं डिवीजन का माहौल अजीब हो गया था। लग रहा था कि न्याय की जीत हुई है, लेकिन हरीश रावत के लगाए हुए लोग अभी भी जगह जगह छिपकर मीरा का विरोध कर रहे थे। वे चालाकी से सप्लाई में देरी करते या छोटी मोटी प्रशासनिक लतियों का बहाना बनाकर आर्टिलरी ब्रिगेड की जांच करवाते, यानी कानूनी तरीके से उसे परेशान करने लगे थे। जुलाई के एक दिन राजौरी क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। आसमान में मानो छेद हो गया था और बेतहाशा बारिश हो रही थी। चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से बह रहा था और कमोर मीन वाले पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का तरह बह गया था। मीरा सिचुएशन रूम में रात भर जाकर आपदा की तैयारियों की निगरानी कर रही थी। सभी बटालियनों से रिपोर्ट लो। आसकर भूस्खलन के तरे वाले इलाकों में मौजूद पोस्ट की नालियों की जांच ठीक से करो। मैम, 756 बटालियन की तीसरी बैटरी से संपर्क टूट गया है। लगता है बिजली गिरने से उनका कम्युनिकेशन टावर अर्राब हो गया है। यह अर्जुन की घबराई हुई रिपोर्ट थी। तीसरी बैटरी पहाड़ की चोटी पर स्थित एक अलग थलग पोस्ट थी। पीछे सीधी चट्टान और आगे एक गहरी घाटी होने के कारण बारिश में उसके अलग थलग पर जाने का तरह हमेशा रहता था। तुरंत रिपेयर टीम भेजो। नहीं, मैं गुद जाऊंगी। गाड़ी तैयार करो। तरनाक है मैम, सड़कें डूब चुकी हैं, शायद पहुंचना मुमकिन न हो। मेरे जवान वहां फांसे हैं और तुम चाहती हो मैं यहां बैठकर इंतजार करूं। गाड़ी तैयार करो। मीरा ने रेनकोट पहना और जीप में बैठ गई। बारिश की बूंदें गाही की छत पर ऐसे बज रही थीं मानो मशीन अगन चल रही हो। उसी समय डिवीजन मुख्यालय के कॉन्फ्रेंस रूम में नया आया हुआ चीफ ऑफ स्टाफ हरीश रावत का ही आदमी था। वह सिचुएशन बोर्ड को देखते हुए उबान चटका रहा था। अरे, ये आर्टिलरी ब्रिगेडियर इस हालत में कहां चली गई? सिचुएशन रूम छोड़कर सर, तीसरी बैटरी से संपर्क टूटने पर वह गुद स्थिति का जायजा लेने गई हैं। हमेशा दिखावा करना पसंद है इसे। अरे, वहां कितने का सामान है? कम्युनिकेशन कैसे टूट गया? तुरंत इंजीनियरिंग कॉर्प्स को भेजकर पहले सामान बचाने को कहो। अगर तोपें डूब गईं तो जिम्मेदारी उसी औरत की होगी। उसे बता देना उसके लिए सैनिकों की जान से ज्यादा करोड़ों की तोपें जरूरी थीं। यही उनकी सोच थी।
मोहे पर पहुंची मीरा के सामने का नहारा भयानक था। तीसरी बैटरी तक जाने वाली सख्त भूस्खलन से टूट चुकी थी और कीच वाला पानी पोस्ट के बैरकों तक पहुंच गया। हाँ, यह तो सोचा था उससे यादाराब है। मीरा ने गाही से उतरकर टूटी हुई सख के सामने खई हो गई। बरसती बारिश में उसने दूरबीन से पोस्ट की तरफ देखा। सैनिक जान हथेली पर रखकर रेत की बोरियां लगा रहे थे, लेकिन बहते हुए पानी के बहाव को रोकना नामुमकिन लग रहा था। और तो और पीछे की पहाड़ी से मिट्टी का ढेर किसी भी पल गिरने को तैयार था। अर्जुन वॉकी टॉकी 2, मीरा ने गुड वॉकी टॉकी पखा। यह ब्रिगेडियर है। तीसरी बैटरी कमांडर सुन रहे हो तो जवाब दो। घर घर की आवाज के बाद एक धीमी आवाज आई, घर। यह तीसरी बैटरी है मैम। बैरक के पीछे की दीवार गिर रही है, तुरंत निकलना भारूरी है। सामान छो दो, सारे जवान ऊंची मीन पर जाओ, यह हुक्म है। लेकिन डिविंची ऑस्टा का आदेश है कि तोपों को सुरक्षित रखा जाए। बकवास बंद करो। इंसान की जान से ज्यादा भारूरी कोई सामान नहीं होता। तुरंत लक्कों को लेकर पहाड़ी पर बने हेलीपैड की तरफ भागो। जिम्मेदारी मैं लूंगी। मीरा की डांट पर बैटरी कमांडर को होश आया। समझ गया मैम, सभी जवान निकल रहे हैं, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। गंगाहट बिजली की कक के साथ पीछे की पहाड़ी का एक बहा हिस्सा टूटकर बैरकों पर गिरने लगा। नहीं, मीरा बिना सोचे समझे टूटी हुई सक पार करके कीच वाले पानी में कूद गई। मैम, ड्राइवर और अर्जुन घबराकर उसके पीछे भागे। मीरा कमर तक आते थे बहाव को चीरते हुए पोस्ट की तरफ बहने लगी। पैरा एसएफ में सीखी गई तैराकी और कठिन ट्रेनिंग आज काम आ रही थी। वह बहकर आते हुए लखी के लट्ठों से बचती और कीच के गड्ढों को पार करती हुई सैनिकों के पास पहुंच रही थी। वहां हाहाकार मचा हुआ। हाँ, मिट्टी के ढेर में दबे एक कंटेनर के नीचे से कुछ सैनिक कराह रहे थे। हिम्मत रखो, मैं आ गई हूं। मीरा ने नंगे हाथों से मिट्टी हटाई और कंटेनर को उठाने की पूरी कोशिश की। अर्जुन, यहां मदद करो। उसके सहायकों ने मिलकर कंटेनर उठाया और दूसरे सैनिकों ने दबे हुए साथियों को बाहर निकाला। मीरा की वर्दी कीच से सनी हुई थी और उसके नाखून टूटकर ऊन बह रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। जो चल सकते हैं वे घायलों को उठाकर ऊंची मीन की तरफ भागो। तभी डिविन मुख्यालय से भेजी गई इंजीनियरिंग कॉर्प्स की गाहियां देर से पहुंची, लेकिन वे सामान बचाने आई थीं। ब्रिगेडियर मैम, डिविन के आदेश पर हम तोपें निकालने आए हैं। मीरा ने दौड़कर उसका गिरेबान पक लिया। अंधे हो क्या? लके मर रहे हैं और तुम्हें लोहे के टुकों की पई है। ट्रक मोकर पहले घायलों को ले जाओ, वरना मैं तुम सबको कोर्ट मार्शल करवा दूंगी। उसकी ऊनी नरों के सामने इंजीनियरिंग कॉर्प्स के अफसर डर गए और हुक्म मानने लगे। तोपें खींचने वाली गाहियों में घायल जवानों को लादा गया। 1 घंटे बाद सारे जवान सुरक्षित जगह पर पहुंच चुके थे। आखिरी जवान के ट्रक पर चलने के बाद ही मीरा मीन पर बैठ गई। उसकी सांस फूल रही थी। तभी दूर से एक आलीशान सेडान फिसलती हुई आई। वह डिविन का ची ऑस्टा था। वह छाता लिए हुए कीच में सनी मीरा को देखकर मुंह बनाने लगा। ब्रिगेडियर मीरा, यह क्या हाल बना रखा है? और तोपें तो सारी डूब गईं। पता है कितने की आती है? सरकारी संपत्ति के नुकसान की जिम्मेदारी लोगी? उसने सैनिकों की एरियत तक नहीं पूछी, सिर्फ सामान का रोना रो रहा था। बचाए गए सैनिक उससे भरी नहरों से ची ऑस्टा को घूरने लगे। मीरा धीरे धीरे अपनी जगह से उठी। कीच में सनी हुई वह किसी भी साफ सुथरी वर्दी वाले जनरल से ज्यादा रौबदार लग रही थी। ची ऑस्टा सर। मीरा एकदम उसकी तरफ बने लगी। मुझे उन तोपों की कीमत पता है, करोड़ों की हैं। टैक्स के पैसों से बना कीमती सामान है, जानती हो। फिर भी छो आई। लेकिन मीरा ने पीछे खड़े सैनिकों की तरफ इशारा किया। ये सैनिक किसी के लाडले बेटे हैं और इस देश का भविष्य हैं। इनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। सामान तो ठीक हो जाएगा या नया आ जाएगा, लेकिन इंसान मर गया तो वापस नहीं आता। एक कमांडर को लोहे के कबा को नहीं, अपने मातहत के दिल को बचाना होता है। उसके शब्द बारिश की आवा को चीरकर सबके दिलों में उतर गए। सैनिकों के बीच से रोने और जय जयकार की मिली जुली आवाजें आने लगीं। ब्रिगेडियर मैम की जय, शुक्रिया मैम। जी ऑस्टा का चेहरा लाल पीला हो गया और वह कुछ बोल नहीं पाया। वह दलीलों में पूरी तरह हार चुका था और उसे घूर रही हारों सैनिकों की आंखें उससे निगृत कर रही थीं। और आपने जिम्मेदारी की बात की थी, है ना? मैं लूंगी।
चाहे मुझे अपनी वर्दी ही क्यों ना उतारनी पड़े, मुझे आज अपने ऐसले पर कोई अफसोस नहीं है। मीरा ने अपनी गीली टोपी ठीक करते हुए गर्व से कहा। कुछ दिनों बाद यह घटना अखबारों में नहीं बल्कि सोशल मीडिया के गृह दुनिया के सामने आई। बांस में जवानों को बचाने के लिए कीच में कूदी महिला जनरल शीर्षक वाला एक वीडियो वायरल हो गया। यह एक सैनिक ने चुपके से बनाया था। जनता में हलचल मच गई। सच्ची औजी समय की नायिका जैसी तारियां होने लगीं। वहीं सामान का रोना रोने वाला ची और स्टार जनता के गुस्से का शिकार हुआ और उसे सस्पेंड कर दिया गया। मीरा को नीचा दिखाने की कोशिश करने वाले उल्टे खुद ही फंस गए और छिपने पर मजबूर हो गए। बारिश के बाद 25वीं डिवीजन का परेड ग्राउंड, मीरा ने सामा माने सान का रोना रोने वाला ची आसमान की तरफ देखा। विक्रम राठौर को पक्का, हरीश रावत को हटाया और बाह में अपने जवानों को बचाया। लेकिन वह जानती थी जंग अभी तम नहीं हुई थी। अर्जुन पास आया। मैम, आर्मी हेडक्वार्टर की विजिलेंस ब्रांच से ओन आया था। विजिलेंस? फिर कोई बहाना ढूंढ रहे होंगे। नहीं मैम, इस बार बाह में बचाव कार्य के लिए आपको सम्मानित करना चाहते हैं और ची और आर्मी स्टाफ खुद आपसे मिलना चाहते हैं। मीरा की आंखें चमक उठीं। ची और आर्मी स्टाफ, सेना का सर्वोच्च कमांडर। मंच अब और बाह हो रहा था। ठीक है, जब बच नहीं सकते तो महा लेना चाहिए। चलो दिल्ली चलते हैं। मीरा ने तेजी से दम बहाए। उसके बूटों की आवाज आज पहले से कहीं ज्यादा हल्की और मजबूत थी। असली औजी का सर तो अब शुरू हुआ था। नई दिल्ली साउथ ब्लॉक, भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के मुख्यालयों का केंद्र, रक्षा मंत्रालय का इलाहा सुबह के वक्त किसी भी दूसरी जगह से ज्यादा गंभीर माहौल रखता था। ऊंची इमारतों पर तिरंगा लहरा रहा था और आती जाती जनरल की गाड़ियों का तांता ऐसा लगता था मानो काली नदी बह रही हो। यह सितारों का घर था और साथ ही अनगिनत औजियों के बनने बिगने की राजनीति का मैदान भी। मीरा ने मुख्यालय की लॉबी में दम रखा। आज वह राजौरी वाली कॉम्बैट वर्दी में नहीं बल्कि मेडलों से सजी औपचारिक वर्दी में थी। घुरते हुए कर्नल रैंक के अफसर उसे देखकर चौंक रहे थे और सैल्यूट कर रहे थे। जय हिंद, मीरा ने सख्ती से जवाब दिया और लिट में छह गई। उसका मंगिल था थल सेनाध्यक्ष का दफ्तर, लेकिन वह जानती थी आज का यह बुलावा सिर्फ एक सम्मान समारोह नहीं था। लीट के शीशे में दिख रही उसकी आंखों में वैसी ही ठंडक थी जैसी दुश्मन के इलाहे में घुसने से पहले पैरा एसएफ के कमांडो की होती है। अध्यक्ष के दफ्तर का दरवाजा खुला और भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल विक्रम चौहान ने उसका स्वागत किया। सैयद बाल, लेकिन शेर जैसी आंखों वाले एक अनुभवी जनरल। आओ ब्रिगेडियर मीरा, 25वीं डिवीजन की हीरो को साक्षात देखकर बहुत अच्छा लगा। जय हिंद सर। ब्रिगेडियर मीरा सिंह रिपोर्टिंग। सर बैठो, चाय पियो। जनरल चौहान ने अपने सहायक को बाहर भेज दिया और गुद चाय बनाने लगे। चाय के कप से उठते धुएं के बीच उनकी धीमी आवाज गूंजी। तुमने कॉर्प्स के मेजर जनरल हरीश रावत को ठिकाने लगा दिया। उसकी वजह से मेरा सिर बहुत दुख रहा है। रावत की पीठ पीछे जो हथियार बनाने वाली कंपनियां थीं, वे रोज शिकायतें कर रही हैं। मां कीजिएगा सर, लेकिन सच है हुए फोबे को निकालने में दर्द तो होता ही है। जनरल चौहान हौसे। हिम्मत वाली हो, अच्छा लगा। मैंने तुम्हें सिर सम्मान के लिए नहीं बुलाया है। तुम्हारी भेजी हुई 25वीं डिवीजन की बाह की रिपोर्ट में मैंने एक दिलचस्प बात देखी, कम्युनिकेशन टावर का ग्राब होना। मीरा की आंखें चमक उठीं। अध्यक्ष वाई में सब समझ रहे थे। वह सिर राबी नहीं थी सर। बिजली गिरने से पहले ही उसका अंदर का सर्किट जल चुका था और वाटरप्रूफ सील रबर की नहीं बल्कि घटिया प्लास्टिक की थी। यह शांत तौर पर घटिया क्वालिटी का सामान था। वह सामान भारत रक्षा सिस्टम्स नाम की कंपनी ने सप्लाई किया था। सेना की सारी फॉरवर्ड पोस्ट पर वही लगा हुआ है। लेकिन क्या तुम जानती हो कि भारत रक्षा सिस्टम्स के पीछे कौन है? जनरल चौहान ने अपनी उंगली से छत की तरफ इशारा किया। डायरेक्टर जनरल ऑल लॉजिस्टिक्स, लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर गिल, मेरा ईमा का बैचमेट और अगला अध्यक्ष बनने की दौड़ में मेरा प्रतिद्वंद्वी। उसने पूरी लॉजिस्टिक्स लाइन पर बुक भा कर रखा है। हरीश रावत तो सिर्फ एक प्यादा था, एक बहुत भा दुश्मन, एक 3 स्टार जनरल, वह भी भ्रष्टाचार के शिखर पर बैठा हुआ। ब्रिगेडियर मीरा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी तलवार बनो। मेरा कार्यकाल तुम होने वाला है, इसलिए मैं खुलकर सामने नहीं आ सकता।
लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस सजे हुए जाल को तोड़ सकती हो। कर पाओगी? अगर यह हुक्म है सर, तो मैं नरक के दरवाजे तक जाकर भी उसे तोड़ दूंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर सेना की लॉजिस्टिक्स विंग का विशेष जांच अधिकारी नियुक्त करता हूं। सम्मान तो बस तुम्हें यह तलवार पखाने का एक बहाना है। अध्यक्ष के दफ्तर से बाहर निकली मीरा के हाथ में नियुक्ति पत्र था, लेकिन उस काग का वन हरों किलो जैसा था। वह गलियारे में चल रही थी कि सामने से दर्जनों सहायकों के साथ एक भारी भरकम आदमी आता दिखा। वह था लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर गिल। चिकना चेहरा और चमकती आंखें। उसने मीरा को देखते ही दम रोक लिए। अरे ये कौन है? आजकल बरों में छाई हुई ब्रिगेडियर मीरा सिंह है ना? जय हिंद सर। मीरा ने सम्मान दिखाया, लेकिन तेजिंदर गिल ने घमंड से उसे देखते हुए उबान चटकाई। ब्रिगेडियर मीरा, औज में एक ची होती है, हद, उसे समझना चाहिए। बहुत ज्यादा सा पानी में मछली नहीं रहती। 25वीं डिवीजन में थो बहुत कमाई क्या कर ली, दिमाग राब हो गया है। यह दिल्ली है, यहां का खेल अलग है। मछली को इंदा रहने के लिए पानी गंदा नहीं किया जा सकता सर, और सजे हुए पानी में मछली नहीं कीहे पनपते हैं। तेजिंदर गिल का चेहरा पल भर में सत्य हो गया। आस पास की हवा जम गई। उसके सहायक सांस रोके खजे रहे। हाँ, उबान तो ऊब चलती है। संभल कर रहना। रातें अंधेरी होती हैं और दिल्ली की सक्कें तरनाक। कहाँ क्या हो जाए औज में किसी को पता नहीं चलता। यह खुली धमकी थी, लेकिन मीरा ने एक पलक भी नहीं झपकाई। चिंता के लिए शुक्रिया सर, लेकिन मुझे अंधेरे में छिपे चूहों को पकने में महारत हासिल है। मुझे तो रातें ही ज्यादा पसंद हैं। तेजिंदर गिल का चेहरा लाल हो गया और वह बब्बाते हुए आगे बब गया। उसकी पीठ को देखती हुई मीरा की मुट्ठी कस गई। ऐलान जंग हो चुका था। अब असली लाई थी। उस रात मीरा दिल्ली कैंट के अपने सरकारी आवास पर लौटी, लेकिन वह सो नहीं सकी। उसने अपने बैग से 25वीं डिवीजन से लाया हुआ हराब टॉवर का पुरहा निकाला। भारत रक्षा सिस्टम्स का लोगो सा दिख रहा था। उसने एक स्क्रू ड्राइवर से पुरहा खोला। अंदर का हाल बेहाल था। मुख्य चिपसेट को दोबारा इस्तेमाल किया गया था और सोल्डरिंग बहुत घटिया थी। ऐसे कबाम को आधुनिक उपकरण बताकर सप्लाई किया गया था, और मुनाहे को तेजिंदर गिल और उसके गुर्गों ने बांट लिया होगा। सैनिकों की जीवन रेखा कम्युनिकेशन उपकरण को दांव पर लगाकर डिंग डोंग दरवाजे की घंटी बजी। इतनी रात को कोई आने वाला नहीं था। मीरा ने में की दराज से एक छोटा डंडा निकाला और उसे अपनी पिछली जेब में रखकर दरवाजे की तर गई। इंटरकॉम की स्क्रीन पर एक खाती में डिलीवरी बॉय की वर्दी में एक आदमी खड़ा था। उसने टोपी इतनी नीचे कर रखी थी कि चेहरा नहीं दिख रहा था। कौन है? डिलीवरी है। दिन में आप नहीं थी तो मैं उद देने आ गया। मीरा ने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। उसने दरवाजा खोलने की बजाय चेन लगाकर सिर एक छोटी सी दरार खोली। दरवाजे के बाहर रख दो, आपको उद लेना होगा। आदमी ने दरवाजे को भरदस्ती धकेलने की कोशिश की। दरार से एक चमकता हुआ हथियार दिखा। वह डिलीवरी बॉय नहीं था, वह तेजिंदर गिल का भेजा हुआ हथियारा था। मीरा ने पल भेर मैं दरवाजे को लत मार कर बिंद किया और चिंग खोल कर दरवाजे को पूरी तरह से खोल दिया। धाम! दरवाजा खुलने के झटके से आदमी पीछे हटा। उसी पल मीरा बाहर कूद पई। एक तंग गलियारे में दोनों की परछाइयां उलझ गईं। आदमी ने एक तेज चाकू घुमाया। धर झर। मीरा ने अपना शरीर पीछे झुकाकर चाकू से बचा। ठंडी हवा उसकी गर्दन के पास से घुरी। बस इतना ही। जनरल गिल की पसंद तो भाव है। बकवास बंद कर। आदमी ने चाकू को उल्टा पककर हमला किया। मीरा ने उसकी कलाई पककर घुमाई और घुटने से उसके सीने पर वार किया। अख! आदमी ने छींते हुए चाकू गिरा दिया। मीरा ने बिना झिझके उसकी बांह मोकर उसे मीन पर पटक दिया। किसने भेजा है? तेजिंदर गिल ने या भारत रक्षा सिस्टम्स ने? ओह नहीं, नहीं पता। नहीं पता तो तब तक मोऊंगी जब तक पता न चल जाए। कक! हड्डी टूटने की आवाज गलियारे में गूंजी। आदमी दर्द से छटपटाते हुए चीहा। भारत रक्षा सिस्टम्स, उसके मालिक ने भेजा है। प्ली! मीरा ने सीएमपी को ऑन करने की बजाय आदमी की जेब से उसका होन निकाला। हाल की कॉल लिस्ट में बंसल साहब का नाम था। भारत रक्षा सिस्टम्स का मालिक राकेश बंसल। मीरा ने गिरे हुए आदमी को वहीं छोड़ दिया और घर के अंदर आकर अपनी वर्दी उतारकर काले रंग के आरामदायक कपड़े पहन लिए। उसकी आंखें शिकार को देख चुके एक शिकारी की तरह चमक रही थीं। राकेश बंसल,
आज रात तुम्हारी एक्ट्री का दौरा करना पड़ेगा। दिल्ली के बाहरी इलाके नोएडा के एक पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में भारत रक्षा सिस्टम्स यूनिट 2 का बोर्ड लगी एक पुरानी गोदाम जैसी इमारत अंधेरे में खजी थी। बाहर से तो यह एक आम गोदाम लग रही थी, लेकिन चारों तरफ सीसीटीवी लगे थे और दीवारों पर कंटीले तार थे। सैन्य सामान बनाने वाली जगह के हिसाब से यह जरूरत से ज्यादा बंद थी। मीरा ने दीवार के एक ऐसे कोने को ढूंढा जहां कैमरा नहीं था और हल्के से कूदकर अंदर चली गई। पैरा एसएफ के दिनों की अनगिनत ट्रेनिंग उसके शरीर में बसी हुई थी। वह एक परछाई की तरह चलते हुए गोदाम के एक रोशनदान से अंदर घुस गई। गोदाम के अंदर मशीनों के चलने का शोर था, लेकिन यह जिम्मित मशीनों का नहीं, बल्कि पुराने लेबल हटाकर नए लेबल चिपकाने वाली मशीनों का शोर था। काम करने वाले ज्यादातर प्रवासी मजदूर थे। वे चीन से आए सस्ते वॉकी टॉकी और कम्युनिकेशन उपकरणों से मेड इन चाइना का स्टिकर हटाकर मेड इन इंडिया फॉर आर्मी यूज का स्टिकर चिपका रहे थे। यह लेबल बदलना कहलाता था भ्रष्टाचार का सबसे पुराना और सबसे घटिया तरीका। मीरा ने ऊपर एक प्लेटफॉर्म पर लेटकर अपने ओन से वहां की वीडियो बनाई। यह एक पुख्ता सबूत था। इससे सिर्फ भारत रक्षा सिस्टम्स ही नहीं, बल्कि उसे बचाने वाला तेजिंदर गिल भी पहुंच सकता था। तभी गोदाम के दफ्तर का दरवाजा खुला और एक मोटा ताहा आदमी बाहर आया। भारत रक्षा सिस्टम्स का मालिक राकेश बंसल। उसके साथ सूट पहने हुए कुछ लोग थे। अबे जल्दी जल्दी करो, कल सुबह तक लॉजिस्टिक्स कमांड में सप्लाई पहुंचानी है। जनरल गिल साहब कितना डांट रहे हैं पता है? बंसल ने मजदूरों को डांटा। सर, लेकिन यह सर्किट बोर्ड बहुत पुराना है, शायद क्वालिटी चेक में पास ना हो। एक सुपरवाइजर ने चिंता जताई तो बंसल ने उसके सिर पर एक थप्पड़ मारा। अबे गधे, कैसा क्वालिटी चेक? जनरल गिल साहब ने सब कुछ पास करवाने का इंतजाम कर दिया है, तू बस स्टिकर ठीक से चिपका। एक और निर्णायक सबूत हाथ लग गया था। मीरा ने रिकॉर्डिंग पूरी की और धीरे धीरे मुड़ने लगी, लेकिन एक पुराने लोहे के जंगले ने उसका वर्ण नहीं सहा और चर्र की आवाज की। यह आवाज मशीनों के शोर में दब सकती थी, लेकिन एक चौकन्ने गार्ड ने सिर ऊपर उठाया। कौन है? ऊपर कोई है। पल भर में टॉर्च की रोशनियां छत की तरफ घूमने लगीं। वह पकी गई थी। पको, एक चूहा घुस आया है, बंसल चिल्लाया। सूट पहने हुए लोग प्लेटफॉर्म की तरफ जाने वाली सीढ़ी पर चलने लगे। मीरा ने उबान चटकाई। चुपचाप निकलना तो मुमकिन नहीं है। ठीक है, थोड़ी वरिश हो जाए। मीरा ने जंगला फांद कर नीचे छलांग लगा दी। धम्म की आवाज के साथ धूल उही। उसके उतरते ही लोहे की रॉड लिए 2 गुंडे उस पर झपटे। यह औरत कौन है? मार डालो इसे। एक गुंडे ने रॉड घुमाई। मीरा ने सिर झुकाकर बचाया और उसके रीब जाकर कोहनी से उसकी ठोही पर वार किया। खट, हड्डी टूटने की आवाज के साथ गुंडा पीछे गिर गया। दूसरा गुंडा घबराकर झिझका तो मीरा ने एक लो किक से उसके घुटने पर वार किया। घुटना मुड़ने पर गुंडा गिर गया और मीरा उसकी पीठ पर पैर रखकर घेरे से बाहर निकल गई। पको उस औरत को। नहीं पक्का तो तुम सबको जान से मार दूंगा। बंसल और होर से चिल्ला रहा था। गोदाम के मजदूर कोनों में छिप गए और दर्जनों भाहे के गुंडों ने मीरा को घेर लिया। मीरा ने चारों तरफ देखा। कोई हथियार नहीं था, सिर्फ उसका अपना शरीर। लेकिन उसके पास पैरा एसएफ में सीखी गई जानलेवा तकनीक थी। उसने अपनी मुद्रा नीचे की ओर उंगलियों से इशारा किया। जाओ, अस्पताल का बिल तेजिंदर गिल से ले लेना। गुंडे एक साथ उस पर टूट पए। एक घमासान लाई शुरू हो गई। मीरा एक नाच की तरह गुंडों के हमलों से बच रही थी। मुक्के से बचना, लात रोकना और कमोर जगहों पर वार करना। जब भी उसका हाथ किसी को छूता, गुंडे चीते हुए गिर जाते, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। उसकी ताक धीरे धीरे तम हो रही थी। एक गुंडे ने पीछे से एक लकड़ी के डंडे से मीरा के कंधे पर वार किया। धम! ओह! मीरा लखा गई। उसी पल दूसरे गुंडों ने उसके हाथ पैर पक लिया इस कमीनी को। बंसल एक घिनौनी हंसी के साथ पास आया। उसने घर्ष पर पही एक लोहे की रॉड उठाई। तो तू है वो ब्रिगेडियर मीरा सिंह? कहां घुस आई तू? मेरे धंधे को बर्बाद करने की हिम्मत की? बंसल ने रॉड को ऊंचा उठाया। वह मीरा के सिर पर वार करने वाला था। उसी जानलेवा पल में गोदाम का शटर एक ओरदार आवाज के साथ टूट गया। धाम! एक भासा डंपर ट्रक शटर तोड़कर अंदर घुस आया। ट्रक गुंडों की तरह दौड़ा और घबराए हुए गुंडे चीते हुए बिखर गए। मीरा को पकने वाले भी भाग गए।
ट्रक रुका और ड्राइवर की सीट से कोई कूदा। वह 25वीं डिवीजन में मीरा का ड्राइवर रहा। हवलदार रमेश था और ट्रक के पीछे से डंडे लिए हुए मम्बूत लोग उतरे। वे थे कैप्टन आलोक और उसके साथी, जिन्हें मीरा ने बचाया था। रिटायर हो चुके या छुट्टी पर आए, ये लोग मीरा का संदेश मिलते ही दौंपे थे। मैम, आप ठीक हैं? आलोक ने मीरा के सामने आकर कहा। तुम लोग कैसे? कैप्टन अर्जुन ने हमें बताया था मैम कि आप तरे में हैं। हमारी मैम को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? चलो सबको तम कर दो। आलोक के आदेश पर पूर्व और वर्तमान सैनिकों की मीरा की वादार टीम गुंडों पर टूट पी। प्रशिक्षित औजियों और गली के गुंडों की लड़ाई का कोई मुकाबला नहीं था। बाजी पल भर में पलट गई। मीरा ने कंधे का दर्द सहते हुए राकेश बंसल की तरफ दम बहाए। बंसल ने रॉड गिरा दी और पीछे हटने लगा। मत आना, मुझे छुआ तो जनरल गिल तुझे नहीं छोएंगे। अभी भी उस जनरल का रोना रो रहा है। मीरा ने बंसल का गिरेबान पककर उसे ऊपर उठाया और फिर पूरी ताकत से उसे मीन पर पटक दिया। धाम! बंसल के मुंह से झाग निकलने लगा और वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद गोदाम में शांति थी। सारे गुंडे काबू में थे और एक साथ बौंधे हुए थे। मीरा ने सांस संभालते हुए आलोक के पास जाकर कहा, शुक्रिया, तुम लोग न होते तो बहुत मुश्किल हो जाती, लेकिन आम नागरिक के तौर पर यह सब करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैम, हम आम नागरिक होने से पहले आपके सैनिक हैं और यह तो आत्मरक्षा है ना? बर मिलने पर पहुंचे शहर के हीरो, आलोक ने शरारत से हंसते हुए कहा। मीरा हल्के से मुस्कुराई और उसका कंधा थपथपाया। ठीक है बाजी, मैं संभाल लूंगी। सीएमपी और पुलिस आने वाली है, तुम लोग निकलो। जी मैम, जय हिंद। उसके सैनिक निकल गए और जल्द ही सायरन की आवाज आने लगी। मीरा ने बेहोश बंसल के पास बैठकर अपना होन निकाला। उसने अभी बनाई गई लेबल बदलने की वीडियो और बंसल की आवाज वाली रिकॉर्डिंग को जनरल विक्रम चौहान को भेज दिया। अब तेजिंदर गिल की गर्दन कसने का जाल तैयार था। मीरा ने गोदाम की टूटी हुई छत से दिख रहे रात के आसमान को देखा। आज तारे कुछ यादा ही चमक रहे थे। इंतजार कर तेजिंदर गिल, मेरे कंधे का सितारा मैं ही नोचकर फेंकूंगी। उसकी आंखें पहले से कहीं यादा तेही से चमक रही थीं। जंग लगे कवच पहनकर इतराने वालों की तरफ उसका भाला अब सीधा उनके दिल पर था। दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर, जनरल कोर्ट मार्शल कोर्ट रूम में इतनी खामोशी थी कि सांस लेने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। दर्शकों की दीर्घा पत्रकारों और सैन्य अधिकारियों से खचाखच भरी थी। कटघरे में डायरेक्टर जनरल और लॉजिस्टिक्स लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर गिल बैठा था, लेकिन वह एक अपराधी जैसा नहीं लग रहा था। वह कमर सीधी करके ऐसे बैठा था मानो किसी मातहत को डांटने आया हो। उसके वकीलों की टीम देश की सबसे बड़ी लॉम के रिटायर्ड जज और वकील थे। वह भी चतुराई से कानून की बारीकियों का आयदा उठाकर तेजिंदर गिल को बेसूर साबित करने की कोशिश कर रहे थे। जज साहब, इस केस का मुख्य सबूत कहा जाने वाला वीडियो बिना वारंट के बनाया गया एक गैर कानूनी सबूत है। साथ ही आरोपी लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर गिल को भारत रक्षा सिस्टम्स के मालिक राकेश बंसल की व्यक्तिगत करतूतों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह एक होनहार अफसर को बदनाम करने की एक साजिश है। व्हील के शानदार तर्कों से जज का चेहरा भी डगमगाने लगा। दर्शकों में बैठे तेजिंदर गिल के समर्थक राहत की सांस ले रहे थे। तेजिंदर गिल ने होंठों के कोनों को ऊपर उठाकर सरकारी व्हील का महा उघाया। अगर सबूत आरिज हो गया तो वह बरी हो जाएगा और फिर से सत्ता के शिखर पर लौट आएगा। तभी सरकारी वकील अपनी जगह से उठा। अभियोजन पक्ष एक नया गवाह पेश करना चाहता है। कौन है? सेना की लॉजिस्टिक्स विंग की विशेष जांच अधिकारी ब्रिगेडियर मीरा सिंह। कोर्टरूम का दरवाजा खुला और मीरा अंदर आई। वह एक बेदा वर्दी में दृढ़ के साथ गवाह के कटघरे में खड़ी हुई। तेजिंदर गिल की आंखें उंवार हो गईं। बचाव पक्ष के व्हील ने तीखे सवाल किए। गवाह, आपने भारत रक्षा सिस्टम्स की एक्ट्री में बिना इजाजत घुसकर हिंसा की और वीडियो बनाया है ना? यह साफ तौर पर सैन्य कानून का उल्लंघन और गैर कानूनी जासूसी है। मीरा ने शांति से जवाब दिया, नहीं, मैं थल सेनाध्यक्ष के आदेश पर एक विशेष जांच अधिकारी के तौर पर एक संदिग्ध जगह की आपातकालीन जांच कर रही थी। यह एक वैध कर्तव्य था। हाँ, अध्यक्ष का आदेश? कोई सबूत है? मीरा ने अपनी जेब से एक दस्तावेज निकालकर दिखाया। यह जनरल विक्रम चौहान के दस्तखत वाला एक विशेष जांच आदेश था।
तारीख मीरा के एक्ट्री में घुसने से एक दिन पहले की थी। यह पूरी तरह से कानूनी था। वहील का चेहरा बिक गया और एक और निर्णायक सबूत है। मीरा ने जज को एक यूएसबी दी। यह भारत रक्षा सिस्टम्स के मालिक राकेश बंसल का गिरफ्तारी के बाद दिया गया इब्बालिया बयान और लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर गिल के साथ उसकी ओन पर हुई बातचीत की ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है। कोर्ट रूम की स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चलने लगी। अरे जनरल साहब, इस बार जो टॉवर सप्लाई किए हैं उनका लेबल बदलने का काम बबिया से हो गया है। हाँ शाबाश, बाई का पैसा मेरे घड़ी अकाउंट में भेज दिया है ना? इस बार बेटे की पाई के लिए चाहिए। कोई हल्ती मत करना। यह तेजिंदर गिल की आवाज थी। इतनी शाम की कोई भी शक नहीं कर सकता था। दर्शकों में हलचल मच गई। पत्रकार पागलों की तरह टाइप करने लगे और तेजिंदर गिल का चेहरा काला पक गया। तेजिंदर गिल अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। यह सब झूठ है। आजकल ए से आवा बनाना कौन नहीं जानता। उस औरत ने मुझे फंसाने के लिए यह सब बनाया है। वह आपा खोकर चिल्लाने लगा। जज ने उसे चेतावनी दी लेकिन उसने नहीं सुना। मैंने इस देश के लिए कितना कुछ किया है। थोआ, बहुत ले लिया तो क्या बगुनाह हो गया। तुम लोगों ने जो वर्दी पहनी है, जो जूते पहने हैं, सब मैंने ही तो दिए हैं, समझे? वह गुद ही अपनी ब्र खोद रहा था। मीरा ने माइक पककर ठंडेपन से कहा, सही कहा, आपने ही दिए हैं। घटिया क्वालिटी की वर्दी जिसमें पसीना नहीं सूखता, कॉम्बैट बूट जिनका सोल निकल जाता है और वॉकी टॉकी जिनसे संपर्क नहीं होता। आपके उस थोए बहुत की वजह से हमारे सैनिक ठंड में ठिठुरते हैं और ऑपरेशन के दौरान अकेले पककर मर जाते हैं। मीरा गवाह के कटघरे से निकलकर तेजिंदर गिल के सामने गई। सीएमपी जवानों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उसके तेवर के आगे वे रुक गए। आप औजी नहीं हैं, आप वर्दी में एक बनिया हैं, वह भी घटिया सामान बेचने वाला एक बेईमान दुकानदार। यह बदअत्मी। तेजिंदर गिल ने मीरा को मारने के लिए हाथ उठाया लेकिन मीरा ने एक पलक भी नहीं झपकाई। उल्टे उसकी नहरों के सामने तेजिंदर गिल का हाथ हवा में कांपने लगा। मारिए। उस हाथ से माथतों को मारना आसान होगा लेकिन सच को नहीं मार पाएंगे। तेजिंदर गिल आयरकार बेदम होकर बैठ गया। उसका सारा घमंड निकल चुका था और वह सिर एक बूढ़े आदमी का खोखला ढांचा लग रहा था। जज ने फैसला सुनाया। आरोपी लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर गिल को 15 साल की कैद और 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। साथ ही सैन्य कानून के तहत उसे बरास्त और डिसऑनरेबल रिटायरमेंट की सजा दी जाती है। ठक 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 हथौहे की आवाज कोर्टरूम में गूंजी। तेजिंदर गिल के कंधे पर लगे 3 सितारे आज सम्मान नहीं बल्कि लालच का प्रतीक साबित हुए थे। सीएमपी जवान तेजिंदर गिल को पककर बाहर ले जाने लगे। वह मीन पर घिसटते हुए भी मीरा को कोसता रहा लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। कोर्टरूम से बाहर निकलती मीरा के पीछे अनगिनत कैमरों की लैश चमकी लेकिन उसने इंटरव्यू के सारे अनुरोध ठुकरा दिए और चुपचाप अपनी गाही में बैठ गई। चलो, वह जीत का जश्न मनाने किसी पार्टी में नहीं जा रही थी। वह सिर्फ एक शांत जगह पर आराम करना चाहती थी। जंग तम हो गई थी लेकिन औज के जीर में दिल को भरने का काम अब शुरू हुआ था। मौसम बदला और राजौरी की पहाड़ियां लाल पत्तों से ढक गईं। 25वीं डिवीजन आर्टिलरी ब्रिगेड का परेड ग्राउंड शरद तू की हवा में झूमते फूलों के साथ शांत लग रहा था। मीरा अपने दफ्तर की खिड़की पर खई ट्रेनिंग कर रहे सैनिकों को देख रही थी। तेजिंदर गिल के मामले के बाद सेना में बड़े पैमाने पर सुधार हुए। सप्लाई सिस्टम पारदर्शी हो गया और सैनिकों के खाने और सामान की क्वालिटी में बर्दाश्त सुधार हुआ। सबसे बड़ा बदलाव यूनिट के अंदर के माहौल में आया था। लत हुक्म पर चुप न रहने और एक दूसरे का सम्मान करने की एक नई संस्कृति पनप रही थी। टक टक अर्जुन अंदर आया। उसका चेहरा आज पहले से कहीं ज्यादा खिला हुआ था। मैम, मेहमान आए हैं। मेहमान? मीरा ने दफ्तर से बाहर निकलकर देखा तो गलियारे में कुछ जाने पहचाने चेहरे खड़े थे। 3री रेजिमेंट का कैप्टन आलोक और भारत रक्षा सिस्टम्स की एक्ट्री पर हमले के वक्त उसकी मदद करने वाले सैनिक। उनके हाथों में समोसे और मिठाई के डिब्बे थे। जय हिंद। मैम, आपसे मिलने आए हैं। आलोक ने ओरदार तरीके से सैल्यूट किया। ये सब क्या है? मिलने आए हो? अरे मैम, आली हाथ आना अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा नाश्ता ले आए। आज हमारी रिजर्व ट्रेनिंग तम हुई तो सोचा वर्दी में ही मिल लें। मीरा हल्के से मुस्कुराई। ठीक है, अंदर आ जाओ। आज की पार्टी मेरे दफ्तर में होगी। एक जनरल के दफ्तर के गर्श पर अब्बार बिछाकर
भारतीय सेना की एक ब्रिगेडियर, कुछ रिटायर्ड सैनिक और एक वर्तमान अफसर एक साथ बैठे थे। रैंक अलग थे, लेकिन उस पल वे सब एक जैसे साथी थे। समोसा खाते हुए आलोक ने कहा, मैम, बर देखी, वो तेजिंदर गिल जेल की हवा खा रहा है। दिल को बहा सुकून मिला। सही कहा। रिटायर होते वक्त सप्लाई का सामान इतना घटिया था कि बहुत गालियां दी थीं, लेकिन अब जूनियर बताते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। यह सब आपकी वजह से हुआ है। मैम, एक रिटायर्ड सैनिक ने अंगूठा दिखाया। मीरा ने कोला का एक घूंट पीकर सिर हिलाया। यह मैंने अकेले नहीं किया है, तुम लोगों ने मदद की और उन अनगिनत सैनिकों ने जो चुपचाप अपनी ड्यूटी करते रहे, उनकी वजह से यह मुमकिन हुआ। फिर भी मैम, आप जैसी अस्सर का स्टार लगाकर वहां होना हमें हिम्मत देता है। हम जैसे लोगों की न कोई पहुंच होती है, न कोई सिगारिश, तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप हमेशा हमारा साथ देती हैं। आलोक की बात पर सबने सिर हिलाया। मीरा ने अपने दिल के एक कोने में एक अपनापन महसूस किया, जिस वजह से वह लगी थी। जिन धमकियों और तरों के बावजूद वह नहीं रुकी थी, वह वजह इन लोगों की हंसी में थी। सूरज ढलने पर मेहमानों को विदा करके मीरा अकेले परेड ग्राउंड में टहल रही थी। शाम की परेड की तैयारी कर रहे सैनिकों की ओरदार आवाज़ें आ रही थीं, सावधान, विश्राम। मीरा ने आसमान की तरफ देखा। अंधेरा घिर रहा था और आसमान में एक तारा चमक रहा था, बिल्कुल उसके कंधे पर लगे सितारे जैसा। उसे अचानक पैरा एसएफ के दिनों के एक उस्ताद की बात याद आई। सितारा ऊंचाई पर होने की वजह से नहीं चमकता, वह अंधेरे में रास्ता दिखाने की वजह से चमकता है। तेजिंदर गिल ने सितारे को तात समझा, इसीलिए वह गिर गया। लेकिन मीरा अलग थी। उसके लिए सितारा जिम्मेदारी, त्याग और अपने सैनिकों की ढाल था। तभी उसकी जेब में गोन वाइब्रेट हुआ। आर्मी हेडक्वार्टर से था। सिक्योरिटी। ब्रिगेडियर मीरा सिंह, ब्रिगेडियर मीरा। आराम में लल डालने के लिए मां करना। लद्दाख में सीमा पर एक स्थिति बन गई है। दुश्मन की हलचल ठीक नहीं लग रही। तुम्हारी समझदारी और यील्ड कमांड की क्रूरत है। एक नया मिशन। एक औजी की जिंदगी में आराम नहीं था, लेकिन मीरा ने कोई झिझक नहीं दिखाई। समझ गई? सर, तुरंत निकलती हूं। ओन काटकर मीरा ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन, गाड़ी तैयार करो, लद्दाख चलना है। अभी? आपने तो ठीक से खाना भी नहीं खाया। औजी खाने के दम पर नहीं, हिम्मत के दम पर जीता है। चलो। मीरा ने अपनी टोपी ठीक की और जीप में बैठ गई। इंजन स्टार्ट हुआ और हेडलाइट की रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। खिड़की के बाहर गुरते नहारों को देखते हुए मीरा हल्के से मुस्कुराई। कल कौन सा युद्ध का मैदान इंतजार कर रहा होगा, कौन से दुश्मन छिपे होंगे, उसे नहीं पता था, लेकिन उसे डर नहीं था। उसके पीछे भरोसेमंद साथी थे और उसके दिल में न्याय की एक न बुझने वाली आग जल रही थी। गाही गेट पार करके अंधेरे में घूम हो गई। भारत की रक्षा करने वाली एक औलादी महिला। मीरा सिंह की कहानी तो अब शुरू हुई थी।